मेरे मम्मी जो थे उनका मेन कारण ये था कि उन्होंने जो भी स्ट्रगल अपने टाइम में किया है वो इसीलिए किया कि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल सके शहर में। तो मेरी लाइफ में जो टर्न आया वो आया एक दिन जब ये एसईओ वाला जॉब मैंने किया। मैंने वहाँ पे देखा कि ग्रेजुएट्स चाहिए और मेरा बीसीए उस वक्त कंप्लीट हो चुका था। सतयुग की जो कहानी है ये फर्स्ट थी जो मैंने लिखी थी, जो आपने उनको प्रपोज कर दी पहले। हाँ जी, रवि जी। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक रिजेक्शन सा मिला कि कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था उस हिसाब से, और मैं चाहता था कि आर्टिस्ट उस लेवल का जिसको ऑलरेडी कॉमिक्स इंडस्ट्री में काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस हो। नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कॉमिक्स एनिमल के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज हम शूट कर रहे हैं साक्षात्कार सेक्शन के लिए एक नया एपिसोड, और उसके लिए मैं पहुंचा हूं चंडीगढ़ शहर में। यहाँ पर जिस पर्सनालिटी के साथ मैं मुखातिब होने जा रहा हूँ उन्होंने कॉमिक्स पब्लिशिंग के क्षेत्र में अभी पिछले साल 2 साल पहले ही कदम रखा है, और इस उम्मीद के साथ कि जो 90s का दशक था, जो हमारा गोल्डन ईरा था, उसमें जो कॉमिक्स वगैरह आया करती थी उसको पढ़ के जो बच्चे बड़े हुए थे, वो एक्सपीरियंस आज के करंट जनरेशन को भी मिले और फ्यूचर जनरेशन को भी सोचकर कुछ एक चीज़ मतलब वो तैयार करने में लगे हुए हैं। और वो चीज़ है नए नए कॉमिक्स कैरेक्टर्स। एक अलग जो दुनिया होती है क्रिएटिविटी की, उसको भी वो बचा कर रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ भूपिंदर ठाकुर जी की। कॉमिक्स पब्लिशिंग क्षेत्र में हाल ही में वो आए हैं। चलिए उनसे मुखातिब होते हैं। भूपिंदर भाई हमारे सामने हैं। भूपिंदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉमिक्स एनिमल आने के लिए। आप हमारे पास चंडीगढ़ तक आए हैं तो आपका बहुत शुक्रिया जो आप मुझे मिलने आए हैं और मुझे इतना एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि मैं ऑडियंस के साथ अपनी बात रख सकूं, अपने बारे में बता सकूं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चंडीगढ़ आए मुझसे मिलने के लिए। नहीं, आपने टाइम दिया। चंडीगढ़ एक्चुअली बहुत दूर है। दिल्ली, मुंबई ये सब ऐसी जगह है जहाँ पे रीच बहुत इजीली पहुंच जाता है, लेकिन चंडीगढ़ बहुत दूर है। आपको दिल्ली से इतना ट्रैवल करना पड़ा। नहीं, जहाँ पर मतलब एक कॉमिक्स को लेकर जो कनेक्शन बना हुआ होता है ना, आई थिंक वहाँ पे कोई डिस्टेंस मायने नहीं रखता मेरे लिए। ये इंटरेस्ट मतलब ये बात अपने आप में काफ़ी थी कि आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को खुद अभी समझा हूँ लेटेस्ट, क्योंकि मैं बहुत कम कॉमिक्स पढ़ने वालों से मिला हूँ। चंडीगढ़ में मेरे फ्रेंड्स ऐसे नहीं रहे, लेकिन अभी जब मैंने दिल्ली कॉमिक फेस्ट ज्वाइन, वहाँ पे मैं गया था तो सभी से फर्स्ट टाइम मिला था, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी एक आप ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच गए हो। हाँ। सभी को आप ऐसे जानते हैं, शायद ऐसे लोग आपको पहले आज तक ना मिले हो। सभी से ऐसा मिलने का कि दोबारा आपको मिलना चाहिए। तो मैं इस चीज को बिल्कुल अब अच्छे से समझता हूँ कि कॉमिक्स प्रेमी जब कॉमिक्स प्रेमी से मिलता है तो कैसी फीलिंग रहती है। बाय द वे, मैंने और रविराज भाई ने काफ़ी मिस किया आपको। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे दिल्ली कॉमिक कॉन में आप आएंगे, और अनफॉर्चुनेटली आप आ नहीं पाए कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते। तो मेरे लिए भी वो पहला कॉमिक कॉन था। तो जो आपकी फीलिंग है वो मैं समझ सकता हूँ कि अपने ही जैसे और कुछ पागल प्रेमी देखने को मिल जाए। बिल्कुल, वो अलग ही माहौल होता है, वो अलग माहौल रहता है। और मैं सच बताऊं तो लास्ट टाइम मैं जब कॉमिक इसमें गया, मैं फर्स्ट टाइम मेरा इंटरेक्शन भी था 1-to-1 कस्टमर के साथ, कैसा होता है क्या नहीं, क्योंकि मैं आईटी फील्ड से हूं तो इतना मेरा होता नहीं है इंटरेक्शन। तो वो भी फर्स्ट टाइम था, तो काफी थक गए थे सुबह से शाम तक, लेकिन जिस चीज की खुशी थी आते हुए वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वहां पे फर्स्ट टाइम इतने सारे लोगों से मिलना, पब्लिशर से मिलना, फेलो पब्लिशर से, और जो कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन है, तो पहली बार ऐसा फील हो रहा था कि सोशल मीडिया पे तो हम इंटरेक्ट करते रहते हैं सभी से, आपको पता ही है हमारी कम्युनिटी में बहुत कुछ चला रहता है। तो वो तो एक फन है ही, लेकिन आप उनसे जब अपने फर्स्ट टाइम उनसे आमने सामने मिलते हैं तो किस तरह की खुशी रहती है। एक ऐसा लगता है कि जैसे कि आप सिर्फ कॉमिक्स फैन से कहीं ज्यादा हैं, आपका रिलेशन इतना बड़ा है कि आप एक कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं, और आप जिस तरह से इंजॉय करते हैं एक दूसरे के बैंटर्स को, मजाक को, और कॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, तो वो पहली बार मतलब वो फील करना बहुत एक वो जो फैक्ट ना कि आप पहले से ही जानते हैं एक दूसरे को। मतलब वो कनेक्शन पहले से एस्टैब्लिश है। बिल्कुल, हाँ जी। सो बहुत मजा आया। सो बहरहाल मतलब वो सारी चीजें आज हमको आप तक खींच के लेके आई हैं, और सौभाग्य है सच में, और मेरा सौभाग्य। और मैं अपने ऑडियंस को भी ये कहना चाहूंगा कि धीरेन्द्र जी जो काम कर रहे हैं वो सच में एक बहुत ही एक कॉज है कम्युनिटी के लिए, और हम जैसे पब्लिशर्स के लिए भी, कि हम अपनी बात को सबके सामने रख सकते हैं और सामने आ सकते हैं। क्योंकि पब्लिशिंग एक ऐसी, कॉमिक पब्लिशिंग ऐसी चीज़ है कि ये एक लर्निंग स्टेज है। अगर मुझे लगता है इसमें एक ऐसी चीज़ है कि संजय गुप्ता जी हैं, वो इतने सालों से हैं, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए जो अभी अभी शुरू किया है उनके लिए बहुत नया रहता है कि आपको कैसे इंटरेक्ट करना है। ट्रायल एंड एरर वाला चीज रहता है। ट्रायल एंड एरर वाला चीज रहता है कि लोगों के से उस तरह का आप उनसे फीडबैक ले सके, उनको अपनी बात बता सके, तो थोड़ा मुश्किल रहता है। तो जो आप लोग कर रहे हैं, आप और आप जैसे और यूट्यूबर्स, तो सच में मतलब उसको जितना आप लोगों को हम थैंक्स कर सके वो कम है।
नहीं, ऑल थैंक्स टू यू गाइस कि आप लोग जैसे उस चीज़ को रिवाइव कर रहे हैं। रिवाइव क्या, एक नई पीढ़ी लेके आ रहे हैं कॉमिक आर्टिस्ट की, कॉमिक कैरेक्टर्स की। हाँ जी। सो अगर आप ये स्टेप नहीं उठाते तो हम लोग जैसे लोग फिर वो पुराने दिनों की बात करते रह जाते हैं। ये चीज़ भी है, पुराने दिनों की बात करना बुरा नहीं है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आज तक ही सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ रहती है इंडस्ट्री में, जहाँ तक मुझे पढ़ते हुए या 4-5 सालों में मैंने दोबारा एनालाइज किया, तो वो है कि आगे आने वाली ऑडियंस के लिए कुछ डिफरेंट चाहिए। अभी हमारा लगाव है, मेरा अभी आप कलेक्शन देखेंगे तो राज कॉमिक्स से भरी हुई अलमीरा है। हर एक का कोई ना कोई रहता है, कोई टिंकल पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, तो मेरा राज कॉमिक्स के साथ था। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की थी कि जो नया जनरेशन है वो लोग उसको नागराज को देख के वैसा फील नहीं करते। हम जितना मर्जी चाहेंगे कि यार ये कितना सुपर्ब लग रहा है, कितना अच्छा आर्टवर्क, वो कनेक्ट मिसिंग है उनके लिए वो मिसिंग रहता है जो नया है बिल्कुल। लेकिन जो कॉमिक्स पढ़ता है उनके लिए तो इंटरेस्ट रहता है। इसलिए बस कोशिश ये है कि कुछ नया लेके आए, कि मे बी शायद जो हम जैसा सोच रहे हैं नया लेके आएंगे तो नए रीडर्स जुड़ेंगे। ऑब्वियसली जैसे राज कॉमिक्स के थ्रू हमारे रीडर्स हम तक पहुंचे, तो क्या पता हमारे नए पब्लिशर के थ्रू कोई पुराने पब्लिशर्स तक भी पहुंचे और उनके काम को देखे और उन्हें पता चले कि कॉमिक्स हिस्ट्री कितनी पुरानी है, इंडियन कॉमिक हिस्ट्री। क्योंकि बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि कॉमिक्स में क्या होता है, कितनी स्टोरी है। अगर आज एक कैरेक्टर, राज कॉमिक्स का एग्जाम्पल लूंगा, अगर नागराज या ध्रुव को उठा के देखिए तो अनलिमिटेड स्टोरीज पढ़ी हैं और ऐसी कहानियां पढ़ी हैं जो हमें पता है कि अगर उनको फॉलो किया जाए मूवीज के अंदर तो वो कैसे एक अलग ही लेवल पे, मतलब उसकी अलग छाप छोड़ सकते हैं। बात सिर्फ इतना ही है कि ऑडियंस तक पहुंचे कैसे, वो बहुत डिफिकल्ट है। वही कोशिश है, देखते हैं कितना कामयाब होते हैं। मेरे जैसे और भी पब्लिशर यही कोशिश नहीं, आपके इस एफर्ट को, इस जज्बे को सलाम। और वो इसलिए कि हम लोग ना नॉस्टैल्जिया में कुछ एक टाइम तक ही रह सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए थी कि मतलब जो भी कर रहे हो आप, काफी पॉजिटिव साइंस है कि नए कॉमिक कैरेक्टर्स लेके आ रहे हो। तो बेशक आज की पीढ़ी नागराज और ध्रुव को लेकर उतनी एक्साइटेड ना दिखे, बट उनको अगर नए किरदार देखने को मिलेंगे जिनसे वो रिलेट कर पा रहे हैं, तो आई थिंक किसी ना किसी रूप में वो इंटरेस्ट पैदा होगा, वो कॉमिक से जुड़ेंगे। सो चलिए, बहुत अच्छे नोट पे शुरुआत हुई है हमारी। और तो चलिए, इंटरनेट कर रहा हूँ, सॉरी, इंटरव्यू का फॉर्मेट है, तो क्वेश्चंस का सिलसिला भी चलता रहेगा। मैं शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप ऑडियंस को बताइए कि आपका जो वास्तविक व्यवसाय क्या है, जो कि कॉमिक्स पब्लिशिंग से इतर जो आपका व्यवसाय है, मेन आपका जो बिजनेस है। तो मेरा मेन बिजनेस जो है, मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ और वो मुझे करते हुए 13 ईयर्स हो चुके हैं। तो वही मेरा मेन बिजनेस है। उसमें जो मेरी क्लाइंटेज है वो सारी बाहर के, फॉरेन के क्लाइंट्स के लिए मैं काम करता हूँ। तो बस वहीं से जो अर्निंग है वो यहाँ स्पेंड हो रही है पब्लिशिंग में, अपने इंटरेस्ट की तरफ उसमें मैं स्पेंड कर रहा हूँ। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर किसी को पता ना हो तो एक अगर लेमन टर्म में उसे इंटरनेट मार्केटिंग कहेंगे। इंटरनेट मार्केटिंग के जितने भी तरीके हैं, फेसबुक मार्केटिंग होगी या कुछ और, वो किस तरह से बेसिकली मतलब कि ट्रैफिक बढ़ाया जाए ताकि आपका कंटेंट या प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली ऐसी चीज है कि जिसमें आप वेबसाइट का मार्केटिंग इस हिसाब से करते हैं। कोई नया बिजनेस में आया, कोई पुराना अगर एक सब्जेक्ट है उस पे अगर कोई नया बिजनेस आता है तो वो एकदम से कैसे लोगों तक पहुंचे। तो बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं कि वो पेड मार्केटिंग करें या फिर वो कोई गूगल पे सर्च उन सर्विसेज को करे और उनकी वेबसाइट टॉप पर आ जाए। तो वो काम करते हैं। चलिए ठीक है, नहीं इतना काफी है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कहीं तो पढ़ा, एंड आई थिंक इनफैक्ट देखा था आपका इंटरव्यू शुरुआती दिनों में, आपने कहीं किसी फोरम में बताया था कि जो आपका जो चाइल्डहुड था, खासकर जो टीनेज ईयर्स से, वो थोड़े से मतलब उस टाइम आप काफ़ी मतलब ट्रबलसम रहे, तो काफ़ी विषम परिस्थितियों में गुजरे कुछ। तो मैं उस बारे में कुछ आपसे जानना चाहूँगा। शुरुआत आप बचपन से करना कि शुरुआती आपका मतलब बचपन का दौर कैसा रहा, और उसके बाद जब ग्रोइंग अप ईयर्स में आपका जो स्ट्रगल वाले डेज थे उनके बारे में फिर थोड़ा सा अगर आप कुछ जितना भी ठीक समझे साझा करना वो बताइए। हाँ, मैं वैसे बिल्कुल हिचकिचाता हूँ इन चीज़ों को लेके कि ऐसी बोलनी चाहिए नहीं बोलनी, तो मैं बता दूंगा जितना मैं बता सकता हूँ। तो चाइल्डहुड मेरा बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आए थे, तो उनके अपने स्ट्रगल्स रहे। तो मुझे लगता है आमतौर पे जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई है तो सब एक जैसे थे सभी। तो टीवी देखना, कार्टून देखना, क्रिकेट खेलना, इन सब चीज़ों में अपना चाइल्डहुड निकल रहा था। तो पढ़ने में भी मैं एवरेज था। आपका चाइल्ड मतलब कहाँ, किस शहर से शुरुआत? मैं चंडीगढ़ में ही मैंने पढ़ाई की। अच्छा। बॉर्न भी मैं चंडीगढ़ में ही हूँ। तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप चंडीगढ़ में? मैं चंडीगढ़ में हूँ। ओके, ठीक है। तो
तो एजुकेशन भी सब कुछ सही था। और कॉमिक्स पढ़ने का जो मेरा था वो मैं 4th या 5th में था, तो कजन्स के थ्रू मुझे कॉमिक्स मिलती थी। तो पेरेंट्स नहीं खरीदते थे, स्ट्रिक्ट थे, सभी अपने अपने कामों में उलझे रहते थे। मम्मी जो है वो अपने सिलाई में लगे रहते थे। तो ऐसा कुछ हमें हुआ नहीं कभी फ्रीडम मिला हो कि पैसे मिले हो कि ये लो जाओ कॉमिक्स लो या कुछ लो। तो वो कॉमिक्स जो है कजन से मिली, तो वैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। लेकिन मेरे पास जितनी भी लिमिटेड कॉमिक्स हमेशा रही है, तो मेरा इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट था कि मैं ड्राइंग करता रहता था। ध्रुव बना रहे हैं, नागराज बना रहे हैं, या अपना कॉमिक से सुपर हीरो बना रहे हैं कहीं पे, तो ऐसी चीज़ें चली रहती थी। और एक ही कॉमिक को बहुत बार पढ़ना, तो ये सब चीज़ें रहती थी। तो बचपन अच्छा था, सही था, लेकिन बाद में जैसे मैंने एक बार शेयर किया, तो स्ट्रगलिंग डेज थोड़े ऐसे आए कि मेरे मम्मी और पापा के बीच में जो है वो पहले से ही बनती नहीं थी। तो क्योंकि उनके थोड़े चॉइसेस थोड़ी अलग टाइप की थी। पापा थोड़े मस्ती वाले थे, उनका ऐसा रहता था क्लब्स जाना, ऐसे चीजों में उनका इंटरेस्ट था। मम्मी थे थोड़ा दूर की सोच रखने वाले, लाइक और फैमिली ओरिएंटेड। हाँ, कि पैसों को कैसे सेव करना है, कैसे आगे चीजें करनी है। तो उनकी कभी आपस में बनी नहीं है। और इन्हीं वजहों से तो फिर क्या हुआ कि मेरे पापा जो है वो बीच में उन्होंने पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी, और फिर उसके बाद फिर उसको नहीं कर पाए मैनेज, जो खर्चा था, तो उनको वो सेल करना पड़ा। और वहां से उनका डाइवोर्स हो गया, मेरे मम्मी और सेपरेट हो गए। हाँ, वो सेपरेट हो गए। वहां से थोड़ा स्ट्रगलिंग डे शुरू हुए, क्योंकि मेरे मम्मी जो थे उनका मेन कारण ये था कि उन्होंने जो भी स्ट्रगल अपने टाइम में किया है वो इसीलिए किया कि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल सके शहर में। और मेरे पापा जो थे वो उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, वो उसके बाद वो छोड़ के थोड़ा, क्योंकि वो उस चीज से निकलने में उनको थोड़ी मुश्किल हुई, तो वो उसके बाद वापस अपने रूरल एरिया में चले गए। तो मेरे मम्मी ने वहां पे वो अपने लिए एक स्टैंड फर्स्ट टाइम लिया, क्योंकि वो लाइफ टाइम तो वो अपने लिए वैसा कर नहीं सके, तो कुछ ना कुछ वो अपनी तरफ से मेहनत करते रहे। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टैंड लिया कि नहीं, अब बच्चों को, क्योंकि उस वक्त मैं 10th में था, +1 में हुआ था मैं एक्चुअली, और मेरे मार्क्स भी ठीक थे उस हिसाब से उस टाइम पे, क्योंकि ट्यूशंस ये सब चीजें नहीं होती थी। तो मेरे 74% आए थे। तो मेरे, और विदाउट किसी मतलब घर पे भी कोई ऐसी गाइडेंस। ये क्या टाइम था, 2003-4? ये 3 था। 2003 था। हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया। 2003 का टाइम था ये। और फिर उसमें जब मम्मी को ऐसा लगा, क्योंकि जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे मेरे मम्मी जो है वो थोड़ा मतलब मकान मालिक जो थे उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे, लाइक उनके लिए खाना बनाना, ये सब चीजें, उससे वो और भी सेविंग्स करते थे, लाइक कि रेंट ना देना पड़े। तो ऐसी चीजें मेरे मम्मी उस टाइम तक करते रहे। तो उसके बाद फिर उनको सबने ये कहा कि बच्चा आपका इतना 74% लाया है, तो अब ऐसा कदम मत लेना कि इनकी एजुकेशन खराब हो जाए। तो मम्मी ने हमारे लिए स्टैंड लिया। सबसे पहली बात तो स्ट्रगल उनका था। उसके बाद चीजें शुरू हुई, क्योंकि लाइफ क्या होती है उस चीज को समझना वो कितने डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि सपने कुछ बड़े थे कि नॉन मेडिकल लेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सब चीजें, तो लेकिन एकदम से सारी चीजें कट आउट होगी। मम्मी सिर्फ कपड़े सिलते थे, तो उसमें वो सब चीजें पॉसिबल नहीं थी। तो बहुत कम एज में काम करना शुरू करना पड़ा। मैं 15 का था उस वक्त जब मैंने फर्स्ट टाइम जॉब की, +1 में तो नहीं। तो किस तरह का जॉब किया आपने? और मैंने शुरुआत, पहले मेरे को एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे को एक फ्रेंड था, उसका मैसेज आया कि यार वो न्यूज़पेपर डालेगा। तो मैंने उसको देख के ऐसे सोचा कि, क्योंकि मेंटालिटी तो वो थी, आज तक कभी ऐसा कुछ किया नहीं था। मैं सच बताऊं, मैं इतना ज्यादा पैम्पर टाइप था कि मैं बाजार भी नहीं जाता था कोई चीज लेने जाता था तो मैं कहता मुझे क्या लेना देना, मुझे नहीं पता दाल कौन सी है, चावल क्या है, मुझे नहीं पता। तो उस वक्त जब उसका मैसेज आया, तो एक्चुअली मैं ऑलरेडी एक स्ट्रगल मेरे अंदर चल रहा था, क्योंकि मैं डेली उठता था और देखता था कि मेरे मम्मी जो है वो 4 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे शॉप खोल रहे हैं, सिलाई पे लग रहे हैं, 11 बजे रात को शॉप बंद करके आ रहे हैं। तो मैं उनके साथ कोशिश तो कर रहा था कुछ ना कुछ करने की, लेकिन मेरे अंदर एक लड़ाई चली हुई थी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ करने लायक हूँ नहीं, या मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो जब मुझे वो मैसेज आया, तो पहले तो ऐसी चीज हुआ कि यार न्यूज़पेपर जहाँ बांट रहे हैं वहाँ पे स्कूल जो मेरे साथ पढ़े हैं वो लोग भी होंगे, तो मैं क्या कैसा लगेगा वहाँ पे ऐसी चीजें दिमाग में चल रही थी। लेकिन फिर उसके बाद वो स्टेप लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एक चीज होता है कि आपको अपने आप से लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने उस वक्त वो लड़ाई लड़ी अपने साथ कि मुझे करना है, सब कुछ बोल के करना पड़ेगा। तो फिर न्यूज़पेपर डाला शुरू में 2 महीना, लेकिन उसके साथ साथ मैं जॉब्स ढूंढता रहा। फिर मुझे डेटा एंट्री की जॉब मिली फर्स्ट, 2-3 महीने बाद मिल गई थी। फिर उसके बाद मैंने वो डेटा एंट्री की जॉब जो शुरू की, वहां पे मुझे फर्स्ट टाइम सैलरी मिली 1100 रुपए। और मैं आपको बताऊं, डेटा एंट्री जहाँ पे मैंने 1100 लिए, वहां पे वो रिकॉर्ड था कि फर्स्ट टाइम किसी ने डेटा एंट्री से 1100 रुपए कमाया। अच्छा, अदरवाइज वहां पे
कम एक रुपए में ही कम था, मतलब मैंने एक्चुअली एक्स्ट्रा टाइम दे के या फिर अपना पूरा मेहनत करके मैंने टाइपिंग से वहाँ पे, तो वहाँ पे भी फिर 1 साल मैंने काम किया। तो ऐसे स्ट्रगल चलता रहा, साथ साथ में अपना मेरा +1 +2 भी पूरी हुई किसी तरह से। लेकिन वो इंजीनियरिंग वाले ड्रीम शैटर हो चुके थे। बल्कि आगे एजुकेशन के लिए भी सोच रहा था कैसे करना है, क्योंकि मम्मी को फीस प्राइवेट मैंने पता किया तो 12-13 हजार फीस थी, तो वो भी मम्मी के लिए मुश्किल था, किसी से लेके वो हमने फीस की और मैंने BCA में एडमिशन ली। तो मेरा डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ाई हुई है और वो साथ साथ में चलता रहा। तो ऐसी छोटी मोटी जॉब्स चलती रही। स्किल्स नहीं होती तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि कहाँ जाना है। तो ऐसे कुछ ना कुछ जॉब चलते रहे, कहीं पे 5 महीना 6 महीना। फिर मैंने एक रिटेल में जॉब किया एज अ कैशियर। पहले मुझे उन्होंने डेटा एंट्री के बेस पे लिया और फिर थोड़ा टाइम कस्टमर हैंडलिंग के बाद मुझे कैशियर उसमें डाल दिया। और फिर मेरी लाइफ में जो टर्न आया वो आया एक दिन जब ये SEO वाला जॉब मैंने किया। मैंने वहाँ पे देखा कि ग्रेजुएट्स चाहिए और मेरा BCA उस वक्त कंप्लीट हो चुका था। मैं 22 का होगा शायद। तो उस वक्त जब वो जॉब आया तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं वहाँ पहुंच गया और उन्होंने सैलरी वहाँ भी कम थी, 3500 सैलरी थी। लेकिन अभी तक जहाँ तक मैं करके आया था उसके वैसी थी, ऑलमोस्ट सेम था। तो और वहाँ पे फिर मुझे SEO मैंने सीखा किया, लेकिन दिमाग में एक चीज ऐसे कसक थी कि करना इंजीनियरिंग या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। उस वक्त मेरा दिमाग चले गया था कि अब मैंने कहा, क्योंकि मेरा दिमाग ठीक चलता था प्रोग्रामिंग में। तो वहां पे भी जिद के साथ कर रहा था कि यार थोड़े दिन करना है और मेरे BCA कंप्लीट होते ही मैंने प्रोग्रामिंग फील्ड में चले जाना है। लेकिन वहां पे जो सर थे, जो बॉस थे, उन्होंने मुझे बताया कि SEO में कितना पावरफुल चीज है, कि अभी बिल्कुल नया है मार्केट में और धीरे धीरे इसकी मार्केट बढ़ेगी, तो आप इसको छोड़ो मत। तो मैंने उनका मान लिया और 1 साल तक मैं मतलब करता रहा। और फिर उसके बाद वहां से छोड़ने के बाद मैं थोड़ा सा लाइफ भी थोड़ा ऐसा था कि मुझे इतने जो ये मैंने आपको टाइम पीरियड बताया इसमें मेरे 4-5 साल निकल चुके थे। तो 2008-9 की बात कर रहे हो आप? हाँ। ये SEO वाला जो जॉब SEO मैंने 2009 में जो अपना बिजनेस शुरू किया वो 2009 में शुरू किया। बट उस टाइम काफी इनिशियल स्टेज पे था SEO। हाँ बिल्कुल, बहुत इनिशियल स्टेज था। किसी को कुछ आइडिया नहीं था क्या चीज था या इसमें कितना प्रोस्पेक्ट में कुछ दिखाई नहीं देता था कि कितना इसमें चांसेस है। लेकिन मैं उस वक्त एक्चुअली ऐसा हो गया था कि मैं 4-5 ईयर से स्ट्रगल ये चल ही रहा था अपना। कुछ पूरा क्या इतना ही पूरा होता था कि हाँ बड़ी मुश्किल से सैलरी आई है, अब सिलेंडर के पैसे हो गए हैं, चलो अब ये ले लेंगे, या फिर ऐसा है कि कुछ अपने लिए कुछ खरीदना है, ऐसा कुछ हो नहीं पाता था। तो लेकिन फिर लाइफ में जो चेंज आया वो ऐसे आया कि किसी ने, मेरे ब्रदर है कजन, उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया जब मैंने वो जॉब छोड़ी SEO वाली। तो उन्होंने कहा कि यार तुम SEO जहाँ करते थे वो भी तो कहीं से काम लेते होंगे। तो अगर तुम्हें नॉलेज हो गई है, तुम कहते हो तुम्हें जैसी अच्छी नॉलेज हो गई है, तो क्या तुम ट्राई नहीं कर सकते हो? तो मैंने कहा कि मुझे भी आइडिया नहीं है कहाँ से होता होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया थोड़ा। मैंने एक जॉब भी और ली दोबारा, इन हाउस SEO किया मैंने। यहाँ गुरुकुल विद्यापीठ करके एक कॉलेज है मोहाली में। तो वहाँ पे SEO जॉब थी, वो भी किसी रेफरेंस के थ्रू मैं वहाँ गया था। तो वहाँ भी मुझे सैलरी अच्छी मिल गई, पहले से बेटर मिलने लगी। तो 7000 सैलरी थी वहाँ पे। लेकिन मुझे इन हाउस SEO में ऐसा होता है कि आपके पास कुछ ऐसे वो नहीं होते कि आपको पूरे दिन में ये चीजें करनी है। पूरे आपका एक ओवरऑल आपको रिजल्ट दिखाना होता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं। तो फ्री टाइम बहुत रहता था। अच्छा। वहां मैंने रिसर्च करके पता किया कि SEO में मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। और मुझे एक प्लेटफॉर्म है जो अपवर्क है, वो पहले ओडेस था। मैंने वहां पे बिडिंग करना शुरू किया, SEO के बारे में और नॉलेज गैदर की। वहां से मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला और जिस दिन पहला प्रोजेक्ट मिला मैं दोपहर में वहां काम कर रहा था। और जैसे मुझे वो मैसेज आया है, मैंने उसी दिन वो डिसाइड कर लिया कि मैं कल नहीं आ रहा। मैं कल ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। तो फिर जो मैंने उसके बाद शुरू करने का ठान तो लिया कि कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अभी भी मेरे पास मतलब ऐसा पैसा नहीं था, क्योंकि बीच बीच में जैसे 1-2 बार ले लिए फीस के लिए या किसी से, तो किसी के उधार देने का बहुत था। तो मम्मी और मेरा अभी भी ऐसा था। और मैं एक्चुअली बीच में बताना भूल गया कि मेरा ब्रदर जो है, अगर मैंने कम एज से शुरू किया है तो उसने मेरे से 2 साल पहले शुरू किया उस एज में। तो मैं 15 में कर रहा था, उसने 13 में करना शुरू कर दिया। तो वो भी मेरे उसका भी स्ट्रगल एक डिफरेंट वो रहा, मतलब उसका भी सभी स्ट्रगल कर रहे थे। सभी का ऐसा था, अपनी कैपेसिटी में कर रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या था कि मेरे लिए प्रॉब्लम रहा कि अब इंटरनेट कहाँ से लेके आऊं, इंटरनेट से काम होगा सारा, और कंप्यूटर भी नहीं था। तो ये सब चीजों की स्ट्रगल रही। उसके लिए फिर किसी से पूछा, कभी कजन से, किसी से कोई हेल्प कर सकता है कि नहीं। तो उस वक्त भी बहुत मुश्किल रहा, वो चैलेंजिंग रहा बहुत। वो इंटरनेट अपने घर पे लगाना और वो सब चीजें बहुत चैलेंजिंग रहा। लेकिन जब वो एक बार शुरू हुआ तो लाइफ एकदम स्मूथ हो गई। इसका स्मूथ हो गई। हाँ,
ठीक है। उसके बाद स्मूथ होगी, फिर 1-2 सालों के अंदर इतना हो गया कि मैंने मम्मी को बंद कर दिया। मम्मी की प्रॉब्लम ये थी कि मम्मी को बहुत टाइम से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, और उनकी सर्वाइकल इतनी बढ़ जाती थी सिलाई करने के बाद, तो कई बार वो 1-1, 2-2 दिन तक बेहोश भी रहते थे। तो हाँ, वो बात नहीं कर पाते थे, पूछते थे उनको तो वो बेहोशी में हाँ, काफी टाइम तक एक जो टैक्सिंग जो काम होता है ना, कि एक पोजीशन में खड़े होकर काम करना, फिर इस चीज से प्रॉब्लम होती है। और अब तो फिर भी हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया है कि सिटिंग जॉब्स वालों को कैसे मैनेज करना है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स हो रही थी कि अपना पोस्चर चेंज करते रहो, ऐसी चीजें। तो उनको नहीं था, वो उन्होंने एक टेबल पे अपनी लाइफ निकाल दी, 18 साल एक ही टेबल। वो अभी कुछ टाइम पहले वो टेबल टूटा है, तो मम्मी का मतलब वो एक टेबल था, वो झूलता रहता था उस पे, तो मतलब मम्मी के साथ ज़्यादा था। तो मैंने मम्मी का पहले क्या किया, जब मेरा अपना अच्छा बिजनेस हो गया तो उनकी सिलाई बंद करवाई। फिर हमने यहाँ पे खुडाली शेर जो यहाँ पे मैं रहते हैं, यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे एक बड़ा घर ले लिया। पहले रेंट पे लिया, फिर 2-3 साल और मेहनत की तो फिर अपना बना लिया। तो अच्छा, यहीं पर पहले रेंट पे रहते हुए फिर मतलब उतना फंड इकट्ठा करके फिर वो पैसा यहीं पे इन्वेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये चंडीगढ़ से जुड़ता एरिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उतना महंगा नहीं है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे पहले जमीन ली, प्लॉट लिया, घर बनाया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मतलब ये जो कहानी है ना, मैंने इसलिए थोड़ा सा टच अपॉन किया इस टॉपिक पर कि मतलब ये ना प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। जैसे हर इंसान का अपना एक स्ट्रगलिंग दौर रहता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी जो आइसोलेशन की दुनिया में रहते हैं, और वो भी अपने दे आर ऑल्सो फाइटिंग देयर ओन बैटल्स, लेकिन उनको ये लगता है कि वो इकलौते हैं जो ये सब झेल रहे हैं। तो अगर वो बाहर आके जब देखते हैं कि सिमिलर कहानियां और भी हैं, बाकी और लोग भी ऐसे हैं जो इस दौर से गुजरे हैं, तो उनको ना काफी इंस्पिरेशन मिलती है। इंस्पिरेशन मिलेगी, वो तो थोड़ी हिम्मत मिलती है कि मेरे लिए मैं भी ओवरकम कर सकता हूँ। हाँ जी, मेरे को अपनी लाइफ से खुद से इंस्पिरेशन ये मिली कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मुझे ये करना है, वो करना है, या वो लोग ऐसा कर रहे हैं मैं पीछे रह गया हूँ। इस दौड़ में मैं कभी नहीं पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई सच्ची मेहनत करता रहेगा, उसका एक मिशन सच्चा है, लाइक उसके मन में मेरे मन में एक चीज थी कि मेरे मम्मी का सपना है कि अपना घर हो। तो ये हम मिडिल क्लास फैमिलीज में सबका ये सपना होता है कि अपना घर हो शहर में। हाँ जी। तो वही मेरे मम्मी का सपना था, वो उस सपने को देखते देखते बूढ़े हो गए। तो मैं भी उसी सपने के पीछे चल पड़ा। लेकिन ये कि अगर कोई आपके पास स्किल नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं विदाउट स्किल्स, मुझे वो रास्ता कहाँ से मिला, तो वो आपकी डेस्टिनी आपको वहां तक पहुंचा देती है, अगर आपका मन सच्चा हो और आपका एक जो ऑब्जेक्टिव है वो सच्चा है, आप सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं। नहीं, बहुत इंस्पायरिंग एंड आई एम श्योर, आई मीन जो लोग इस समय इस एपिसोड को देख रहे हैं, सो कुछ एक मतलब सीख लेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर एक का लाइफ सिमिलर होता है, सबके चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, बट थोड़ा हिम्मत वाली बात है कि थोड़ा सा अगर आप लोग करेज दिखाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस दिखाएंगे, तो और परसिस्टेंट रहेंगे अपने एफर्ट्स के साथ, तो चीज़ें बदल भी सकती हैं। चलिए, अब थोड़ा सीरियस बातें काफ़ी हो गई, मैं थोड़ा वापस से कॉमिक्स की दुनिया में वापस आता हूँ, और आप मुझे बताएं कि कॉमिक्स पब्लिशिंग से कैसे जुड़ना हुआ आपका? कॉमिक्स पब्लिशिंग से मैं एक्चुअली क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ रिलैक्स होगी थोड़े, मैं मतलब सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव जो थे माइंड में कि घर बनाना है, ऐसा करना है, ज़्यादा डिमांड थी नहीं कि बड़ी गाड़ी भी लेनी है, हाँ, ऐसा कुछ होने या फिर अब ऐसा करना है कि वर्ल्ड टूर पे भी जाना है, ऐसे कोई सपने थे नहीं। तो जैसे ही घर वर बन गया तो मैं एकदम रिलैक्स हो गया कि भाई अब मेन टास्क हो गया, अब जो भी है वो बोनस होगा। हाँ, अब बोनस होगा, अब ये चला भी जाएगा तो दुख नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो नहीं सोचा था वो मिल चुका है, वो कर दिया, वो मिल चुका। तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। फिर उसके बाद अब थोड़ा चीजें जो चीजें नहीं कर पाए वो चीजें सोचने लगा कि कॉमिक्स पढ़ते थे, तो उस हिसाब से कॉमिक्स पढ़ना दोबारा शुरू किया, क्योंकि बीच का ये जो टाइम था इसमें तो सोच भी नहीं सकते थे। ये कब दौर था, कब आपने घर बनाया और फिर ये कॉमिक्स पढ़ने का वापस दौर कब शुरू हुआ? 2014 में मैंने घर बनाया था आप। और वापस कॉमिक्स से कब जुड़े आप? कॉमिक्स से थोड़ा लेट जुड़ा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी, इच्छाएं थी जो रह गई थी, वो पूरी करनी थी, वो चीजें करनी थी। तो मैं ये अपना ये गिटार मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, तो पहले सिंगिंग की तरफ गया, लेकिन यहाँ से भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस वक्त मैरिज भी सामने आ गई और बहुत सारी चीजें। शादी आपने कौन से साल में करी? शादी 2014 में ही हुई है। तो सैल्यूट है आपको भी और आपकी वाइफ को भी कि शादी होने के बाद भी आपने कॉमिक्स पब्लिशिंग में आना चूज किया और उन्होंने अलाउ किया। हाँ, नहीं, वाइफ जो है मेरी, उसका बिल्कुल इन चीजों में कोई वैसा वो नहीं रहता कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, वहां जाना है, नहीं जाना, बिल्कुल फ्रीडम मिला हुआ है उस चीज में। तो गलत जगह मत जाना। कॉमिक्स पब्लिशिंग से जुड़ने का फिर ऐसे ही था, कुछ समय तक बहुत सारी चीजें कर रहा था,
ट्रैवल का भी सोचा कि यार अब फ्री हूँ, थोड़ा ट्रैवल करते हैं। तो बाइक टूर किया, लद्दाख गए हम, और यहाँ से 15 दिन का हमारा टूर था। तो ऐसी चीजें कर रहे थे। फिर मुझे एक दिन ध्यान आया कि यार कॉमिक्स पढ़ते थे, देखिए अभी भी पब्लिश होती है। तो वहां से राज कॉमिक्स पे देखा। ये साल 2018-19, ये 18-19 के या आसपास की बात। कोविड के दौरान? नहीं, अच्छा, कोविड से पहले की पहले बात हो है। गया था। कोविड से ऑलमोस्ट 2 साल पहले की बात है। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त मैंने राज कॉमिक्स दोबारा खरीदी, मंगवाई, और फिर ग्रुप से जुड़ा। फिर मजा आने लगा कि भी अभी कॉमिक्स आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं। हाँ, और फिर लेटेस्ट जितनी कॉमिक्स थी, और उस वक्त हार्ड कवर्स वो उसके आ रहे थे, यही वाली चीजें जो अब आ रही हैं। अब तो दोबारा रीप्रिंट हो रहे हैं उनके कलेक्टिव एडिशन, लेकिन जो उस वक्त के थे वो भी मैंने अंदर लाइन लगाई है अपने उसमें अलमीरा में। तो वो खरीद रहे थे, पढ़ रहे थे। वहां से फिर मैंने अपने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि राज कॉमिक्स के अलावा और कॉमिक्स है उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। कोई आइडिया नहीं है। तो वो वहां से आइडिया आया जब राज कॉमिक्स की न्यू कॉमिक्स उतना जल्दी आ नहीं रही थी फ्रिक्वेंटली, और फिर मन तो कॉमिक्स का और कर रहा था कि और चाहिए, और भी चाहिए। और मुझे थोड़ा ऐसा था कि मैं पुरानी कॉमिक्स मैंने ऑर्डर की थी जो रीप्रिंट होती हैं, तो उनसे मैं उतना ज्यादा मतलब आर्ट वर्क के साथ मैं अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने वहां से थोड़ा रिसर्च किया, और कहीं मुझे ग्रुप वगैरह में ऐसा थोड़ा आइडिया मिला कि और कॉमिक्स भी आ रही हैं। होली का बुलजाई, यहाँ तक मैं पहुंचा, और फिर वो मंगवा के पढ़ने लगा। जब वो मंगवा के पढ़ने लगा, तो ये भी पता चला कि पब्लिशर से थोड़ा कनेक्शन आप बना सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं चीजें। वो भी एक नया एक्सपीरियंस था। जब वो एक्सपीरियंस हुआ और रवि राज जी से मेरी बात ज्यादा होने लगी, शुरू में विवेक गोयल जी से भी बहुत बात हुई मेरी, तो मुझे कॉमिक्स कम्युनिटी के बारे में थोड़ा समझने को मिलने लगा कि वो कैसे काम करती है, कैसे उसमें बिजनेस नहीं है, रीडर्स नहीं है। तो सोचा कि थोड़ा मैं भी आप सोशल कॉज, मतलब कम्युनिटी के लिए कॉज कर रही हूँ कुछ, और मैंने ग्रुप एक अपना वो ब्लॉग चलाया, कॉमिक्स स्कूप। फिर मैं कॉमिक्स रिव्यू करने लगा उसमें। तो वहीं से मेरा कॉमिक्स की तरफ रुझान बढ़ता चले गया। और कई बार ऐसा होता है, कहते हैं, हमने कई मूवीज इस कॉन्सेप्ट में देखी कि आपकी मेमोरी लेन में क्या क्या है आप वो भी भूल जाते हैं कई बार, कि आपने ये भी किया है, ऐसा भी था। और मुझे वहां से एक चीज हिट करी एक दिन कि मुझे कहानी गढ़ने का ना बड़ा शौक रहता था बचपन में। अच्छा। हाँ, तो मैं क्या करता था कि जैसे मेरे सामने आप बैठे हैं या कोई और बैठा है, उन दोनों के ऊपर एक कॉमेडी ह्यूमर ऐसे कुछ भी बोलने लग जाओ, मतलब ऐसे टीजिंग के लिए ऐसा कुछ, तो मैं स्टोरी बना देता था। या किसी को अपने कजन्स के साथ बैठ के कुछ हॉरर स्टोरी बना रहे हैं, और मैं उनको सुनाने में कुछ अपने आप ही बना दिया, कहाँ बता रहा हूँ कि ये रियल में हुआ है। तो ऐसे चीजें हुई। और फिर मैंने मुझे रिव्यू करते करते मुझे एक दो आइडियाज थे, वो मैंने पिच किया, रवि जी को पिच किया पहले तो, कि ऐसे मेरे पास स्टोरी है ये आप। तो मुझे वहां पर भी अब मुझे सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि कितना इजी रहता है पब्लिशर के पास स्टोरी रखना कि आप मेरी कॉमिक्स पब्लिश करेंगे, और उनके लिए कितना डिफिकल्ट रहता है कि हर कॉमिक को स्टोरी को वो मौका नहीं दे सकते। तो उन्होंने मुझे कहा कहानी ठीक है, लेकिन काम करना पड़ेगा इस पे भी। और फिर मैंने थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन मुझे फिर समझ आया कि कहानी में मैं छोटा मोटा वो तो लिख सकता हूँ कि कॉमिक्स कैसे, नहीं स्टोरी क्या रहनी चाहिए, कैरेक्टर क्या है, लेकिन उसको डायलॉग्स में डालना और इंटरेस्टिंग बनाना वो बहुत डिफिकल्ट। और कैरेक्टर डेवलपमेंट में, क्योंकि रिव्यू भी कर रहा था, कॉमिक्स रिव्यू कर रहे हैं, और आप ये ना समझ पाए कि जो मैंने लिखा है वो A1 है, ऐसा तो नहीं हो सकता। वैसे रिव्यूअर किस टाइप के थे आप? सॉरी मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ 2 मिनट के लिए। चीरफाड़ करने वाले या थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसे बोलते हैं? मुझे ऐसा लगता है ये ना डिपेंड करता है कि अभी आप कैसी उससे मेंटल स्टेबिलिटी से जा रहे हैं। क्योंकि जब आप नए नए चीजें रिव्यू करने लगते हैं तो आपको बहुत उत्साहित रहते हैं, तो आप बहुत कुछ अच्छा ही ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जब आप बहुत चीजें अच्छी देख लेते हैं, फिर आप थोड़ा क्रिटिकल मोड में आते हैं। तब आप क्रिटिकल मोड में भी आ जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये तो सब कर रहे हैं, अब थोड़ा सा बताना भी जरूरी है कि कहाँ गलत। तो मैंने, मुझे लगता है किया है, मुझे कुछ कॉमिक्स का मैंने किया है, और मुझे लगता है 1-2 का तो बहुत बुरा किया, और जो पब्लिशर है वो जानते भी होंगे। ये राज कॉमिक्स ही है? नहीं, राज कॉमिक्स को मैंने रिव्यू इतना किया नहीं, 2-3 को किया था। लेकिन जब मैं पब्लिशिंग की तरफ आ गया तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि अब मुझे, मेरा हक नहीं बनता कि मैं कॉमिक्स को रिव्यू करूं। क्योंकि एज अ पब्लिशर भी होना और कॉमिक्स को रिव्यू करना वो बहुत गलत हो जाना था। तो उस वक्त मैंने 2 लोगों को अपने इसमें रखा था कॉमिक्स स्कूप में। एक तो मनीष मंडल न्यू कॉमिक्स वाले जो है, अच्छा। वो रिव्यू डालने लग गए थे मेरे ब्लॉग पे। अच्छा। वो इंग्लिश कॉमिक्स का डालते थे, और हिंदी कॉमिक्स के अभिषेक मिश्रा करके एक है। अच्छा, हाँ जी। वो राज कॉमिक्स फेसबुक के कॉमिक ग्रुप में देखते रहते हैं। हाँ, उनको मैं देखता था, वो काफी पोस्ट डालते थे। मनीष को मैं भी थोड़ा मतलब व्हाट्सएप के थ्रू या अदरवाइज भी मतलब फेसबुक पे उसके थ्रू संपर्क में है। बट अभिषेक मिश्रा का मैं थोड़ा मतलब कमेंट्स वगैरह देखते रहता हूँ, बट ऐसे डायरेक्ट संवाद नहीं है कोई। हाँ, तो वो कॉमिक्स रिव्यू डालते थे राज कॉमिक्स के। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आपने जितनी पढ़ी है और जितना आप कर सकते हैं तो आप वेबसाइट पर डालेंगे,
तो वो मान गए और वो वेबसाइट पे डालने लग गए। हम्म। तो कॉमिक्स के रिव्यू मतलब इस तरह मैं कॉमिक्स से जुड़ा पब्लिशिंग से, और वो बाद में मुझे ऐसा लगा कि पब्लिशर को अप्रोच करने से अच्छा मुझे लगा मैं कैपेबल हूँ, और थोड़ा बहुत इंडस्ट्री की नॉलेज मुझे रवि जी ने दे दिया था कि कितना खर्चा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही रहता है हाँ कि खर्चा कितना लगेगा, खर्चा इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा और सारी चीजें कैसे होंगी। इसको तो इन्वेस्टमेंट बोलना भी ठीक नहीं है क्योंकि रिटर्न की गारंटी नहीं है। नहीं है, रिटर्न की गारंटी नहीं है। अरे खर्चा कितना का मोटा मोटा? हाँ जी, तो रवि जी ने मुझे वो आइडिया दिया, तो और मैं उसके बाद पब्लिशिंग से जुड़ गया। हाँ जी। तो वो कहानी कौन सी थी जो आप पहले लेके गए थे रवि जी के पास? क्या वो उसने मूर्त रूप लिया बाद में, या वो फिर पीछे रह गई, कुछ नई कहानियां फिर आई? नहीं, नई कहानियां नहीं आई। सतयुग की जो कहानी है ये फर्स्ट थी जो मैंने लिखी थी, जो आपने उनको प्रपोज कर दी थी पहले? हाँ जी, रवि जी को मैंने कहा था अच्छा, कि सतयुग की स्टोरी है। तो अच्छा। ये फर्स्ट कहानी थी, और उसके साथ साथ मुझे मतलब कि सेकंड मैंने इनकॉग्निटो रेडी की थी। तो अच्छा। सतयुग पे मैं अपने आप काम कर रहा था, इनकॉग्निटो भी मेरे पास था, लेकिन वो बहुत एक आइडिया ऐसा था कि स्टोरी को कनेक्ट कैसे करेंगे, आइडियाज अच्छे थे। तो मैं ऑलरेडी सतयुग पे ऐसा काम कर रहा था कि इसको मैं शायद खुद ही लिखूंगा। तो मैंने इनकॉग्निटो वाला जो है वो सुदीप जी को सुनाया, फिर वो रवि जी ने मुझे कहा, और मैं इस चीज के लिए ऑलरेडी तैयार हो चुका था कि मेरे से नहीं होगा ये सुदीप जी इसको आगे ले जाएंगे। हाँ, सुदीप जी, और वो मान गए, और इनकॉग्निटो फिर उन्होंने लिखी, और बाद में सतयुग के लिए भी मैंने हाथ खड़े कर दिया, और वो भी सुदीप जी को दे दिया मैंने। चलो बढ़िया। नहीं, ये भी टाइम रहते समझ लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जब जिस चीज के साथ मैंने न्याय नहीं कर पाना है, वो कोई और ही करे तो बेहतर है, जो अच्छे से करे। बात ऐसी है कि अभी मैं जैसे पब्लिशिंग में ही नए हैं, अभी भी नए हैं हम, 2 साल हो गए। अगर मैं अभी 2 साल में अगर ऐसा सोचने लग जाऊंगा कि नहीं मुझे सब पता है, तो फिर मैं इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा, और फिर वो चीज़ आगे ऑडियंस के लिए भी वैसे ही अन्याय टाइप हो रहेगा। और क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलरेडी जब मैं पब्लिशिंग में आया नहीं था तो ऐसे सवाल रहते थे कि कॉमिक्स इतनी महंगी है, लोग खरीदने के बाद फिर वो कोसें, और फिर वो एक पब्लिशर को नहीं सभी को करें कि अरे किसी को चांस देने की जरूरत नहीं है। हाँ। जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट मत करो क्योंकि यू आर नॉट गुड एट इट। हाँ, तो इसी वजह से मुझे ऐसा हुआ कि मैं स्टोरी के साथ कुछ भी इस तरह की चीज ना करूं कि अपने माइंड में मैं ऐसे लेके चलूं कि नहीं भाई स्टोरी धमाल होने वाली है, और आगे जाके वो धमाल चाहे मैं जितना मर्जी सोच लूं, लेकिन जो एक राइटर कई सालों से काम कर रहा है उस चीज पे कि कहानी को कैसे रीडर्स के लिए अच्छा बनाए, उसको सौंप दो तो ज्यादा अच्छा है कि मैं उस पर हार्डवर्क करूं कि उसको अच्छा ज्यादा बेहतर समझ भी होगी। बिल्कुल। इसलिए वो समझ जो थी वो काम भी आई, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो सुदीप जी ने इस कहानी को जिस हिसाब से डायलॉग्स जिसमें डाले हैं, वो डायलॉग्स में ज्यादा मजा है। कहानी सबको बेसिक शुरुआत है सतयुग की, बहुत ऐसा मूवीज में भी हो चुका है, ऐसा चुका है। और ये चीज मैंने भी बाद में समझी जब कॉमिक पब्लिश होगी कि कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नॉर्मल था, तो लेकिन वो एक राइटर के एक्सपीरियंस की बात है और उनके टैलेंट की, जो जिस वजह से वो डायलॉग्स इंटरेस्टिंग बन गए, उसकी वजह से कहानी भी इंटरेस्टिंग लगने लगी कि हर कोई अब चाहता है कि अब सत्य और युग के बीच में क्या चल रहा है। वो आपको कहीं ना कहीं हंसने पे या कहीं ना कहीं ऐसा कर देता है कि हाँ ठीक है, बेंटर्स ठीक है, इतना एंजॉय करने वाले हैं। हाँ जी। तो आपकी कॉमिक्स को लेकर बात ही चल रही है, तो आपकी जो टीम है उसमें कुछ विदेशी आर्टिस्ट भी रहते हैं, तो उसके पीछे का कुछ क्या मतलब कुछ है बताइए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में भी, क्योंकि ये सवाल भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इससे पब्लिशर को भी जज कर सकते हैं कि सिर्फ विदेशी आर्टिस्टों को क्यों ले रहा है। तो जब ये शुरू हुआ, मेरे इतने कनेक्शन थे नहीं कि मैं किसी राइटर से था, पब्लिशर से 1-2 से था कम्युनिकेशन, लेकिन वही कॉमिक एज आप रिव्यूअर काम करने के बाद आप चाहते हैं कि जितना आपने रिव्यू किया है आप उसके हिसाब से एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि मुझे ऐसा काम तो चाहिए। हाँ। अब मैं उस वक्त बताऊं कि राज कॉमिक्स के अलावा जिन्होंने मुझे इम्प्रेस किया था वो बुलजाय तो था ही, लेकिन होली का भी ऐसा था जिनका आर्टवर्क और बुक जो उनकी एक पूरा ओवरऑल जो उसका लुक रहता है वो एक ऐसा था कि ये स्टैंडर्ड अगर मेंटेन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वही सोच के काम शुरू किया, और मैंने बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है उनको मैसेज किए, ईमेल किए, किसी से कांटेक्ट मांगने की कोशिश की। तो था ऐसा था कि वो भी बाद में समझ आया कि कुछ आर्टिस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं कि वो उसी पब्लिशर के लिए काम करेंगे और किसी के लिए नहीं। और कुछ ऐसे हैं वो बिजी बहुत ज़्यादा थे, कुछ ऐसे थे जो फॉरेन में मतलब बाहर की कॉमिक्स के लिए काम कर रहे थे। और अगर वो सबसे बड़े पब्लिशर अगर राज कॉमिक्स है, उनके लिए अगर काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ अपने एक प्यार के लिए कर रहे हैं, उन कैरेक्टर्स से उनका जुड़ाव है, उन चीज़ों के लिए कर रहे हैं। तो एक नए पब्लिशर और ऊपर से फिर नई स्टोरी पे इंटरेस्ट दिखाना एक जो एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट है उसके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है कि वो क्यों करे।
तो वहां पे थोड़ा सा एक रिजेक्शन सा मिला कि कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था उस हिसाब से। और मैं चाहता था कि आर्टिस्ट उस लेवल का हो जिसको ऑलरेडी कॉमिक्स इंडस्ट्री में काफी मतलब एक्सपीरियंस हो, समझ हो बेसिकली, एक्सपीरियंस भी और समझ भी। हाँ जी, तो मैं कहीं ना मतलब उसको ऐसा नहीं चाहता था कि वो एवरेज कॉमिक लगे, या अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना चाहता था। वहां पे फिर ये जब डिस्कशन मेरा रवि राज जी और इनसे हुआ तो उन्होंने वही कहा कि फॉरेन आर्टिस्ट से करवा लेते हैं। उनके लिंक्स थे। सुदीप जी ने मुझे इनकॉग्निटो के लिए मार्टिना से मिलवाया और बताया कि उनका आप काम देख लो, आपको जैसा चाहिए। उन्होंने कहा कि कैसा चाहिए। मुझे मेरा यही था कि थोड़ा सेमी रियलिस्टिक लगना चाहिए, बिल्कुल कार्टूनिश साइड ना जाए, क्योंकि डार्क स्टोरी है तो वैसा फील भी आना चाहिए। तो जब मार्टिना का काम देखा तो फिर बस यही था कि इससे बड़ी आर्टिस्ट तो मिल नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम से खोज रहा था। मेरी एक जिद थी, अगर कोई मुझे कॉमिक्स को टाइम से फॉलो करता होगा तो मैं उस वक्त बहुत चाहता था कि इंडियन टैलेंट को ही मौका मिले। तो मैं उससे आपको बताना चाहूंगा पहले कि सतयुग से पहले जो कॉमिक रेडी हो गई थी मेरी, वो ये थी, बच्चों की कॉमिक। तो ये अनमोल ज्ञान, छोटी दास्तां अनमोल ज्ञान कॉमिक थी, ये रेडी हो चुकी थी। इसके लिए भी मैंने बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट से काम करवाया पहले, थंबनेल्स बनवाए, अच्छा, कुछ कैंसिल भी करने पड़े। तो मेरा बहुत ऐसा था। और मैं उससे पहले एक और चैनल कॉमिक स्कूप पे भी मैं कुछ ना कुछ जैसे इवेंट आते थे, होली आ गई या दिवाली आ गई, तो इंडियन आर्टिस्ट से जो न्यू कमर्स हैं उनके साथ उनसे कुछ ना कुछ आर्ट पीस बनवाता रहता था और पोस्ट करने के लिए। तो लेकिन वहां पे आके मुझे वो रुकना पड़ा, क्योंकि ना चाहते हुए भी कि मुझे, क्योंकि स्टैंडर्ड एक मेंटेन करना था, लेकिन आर्टिस्ट नहीं मिल रहा। तो वहां से मैं फॉरेन आर्टिस्ट की तरफ गया और फिर वहां से समझ भी ये आई कि फॉरेन आर्टिस्ट ढूंढना आसान इसलिए है क्योंकि वहां पे एक कल्चर है कॉमिक्स का हर जगह। ब्राजील में बहुत ज्यादा है, कायो पिकाडो हमारे आर्टिस्ट है, और इटली में बहुत ज्यादा है, इटली में वहां से भी ज्यादा है, फ्रांस में ज्यादा है। तो वहां पे ऐसे आर्टिस्ट मिलना बहुत आसान है जो अभी भी ग्रेजुएट किए हैं, और वो आपको ऑलमोस्ट इसी रेट पे मिल जाएंगे जैसा आप यहाँ पे देना चाहते हैं। हाँ जी। तो फिर इसी हिसाब से फिर मैं मतलब फॉरेन आर्टिस्ट की तरफ ही रुझान हो गया फिर उसके बाद, क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे हैं, रेट भी ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ऐसा देना पड़ रहा है कि, तो रेट भी ठीक था, बजट में है। हाँ, बजट में था, और वहां से एक लिंक बन गया। और अभी भी आप देखेंगे कि कायो पिकाडो तो सतयुग 1 से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो ज्यादा देखने नहीं पड़े, और इटली से सुदीप जी के थोड़े ऐसे कनेक्शन थे, तो वो इसलिए वहां से मिलते। मुझे एक बात बताइए, ये फॉरेन आर्टिस्ट जब मतलब हायर करने की प्रक्रिया में थे आप, जब उस दौरान सोच रहे थे, तो कहीं आपको उनमें ऐसा डर नहीं लगा कि इंडियन सेंसिबिलिटीज डिफरेंट है, इंडियन इकोसिस्टम डिफरेंट है, इंडियन कैरेक्टर्स डिफरेंट है, इंडियन कहानियां डिफरेंट है, तो ऐसे में अगर ब्राजील या इटालियन या कोई और मैं आर्टिस्ट लूं तो क्या वो किरदारों के साथ न्याय कर पाएगा? सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ इशू भी आ सकता है। तो मेरे को सिर्फ ऐसा था कि आर्ट वर्क अच्छा है और स्टोरी हमारे पास अच्छी है। सुदीप जी ने स्टोरी जब मुझे फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट भेजी थी और मैंने पढ़ी थी, तो मैं काफ़ी उत्साहित था उस चीज़ के लिए। थोड़ा पहले एक डाउट था, क्योंकि जो इनकॉग्निटो सीरीज की जो कहानी है, मेन जो क्रंच है, वो अभी आने वाले इश्यूज में आना है अभी वो। तो जो उन्होंने फर्स्ट इशू प्रिपेयर किया था वो सिर्फ एक आइडिया जो दिमाग में था वो ये था कि लोगों के सामने एक ऐसा कैरेक्टर लाते हैं जिसके बारे में वो जब स्टोरी बुक बंद करेंगे तो उसके बाद भी वो सवाल डिमांड करें कि यार लेके आओ, आगे हमें और जानना है, और वो डिसाइड ना कर पाए कि ये कैरेक्टर हीरो है विलन है। तो उस हिसाब से उन्होंने उस स्टोरी के ऊपर इनकॉग्निटो 1 लिखी थी, जो बिल्कुल कुछ उसमें कुछ भी नहीं था, मेरा इनपुट सिर्फ इतना था। और जब सुदीप जी ने लिखे तो मैंने एक बार उन्हें पूछा कि यार इसमें तो स्टोरी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये जरूरी है, जो आपने मुझे आइडिया पिच किया है उसके लिए ये जरूरी है कि लोगों तक पहुंचे। और आप भी इस चीज से सहमत रहेंगे कि इनकॉग्निटो 1 की जो स्टोरी थी वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल इसी चीज के लिए थी कि कौन है इनकॉग्निटो। वो एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी वाला एक कैरेक्टर है जिसके बारे में जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा बढ़ा दिया। जी। तो उसको बस अब वो रिवील धीरे धीरे होएगा वो है। बाकी फॉरेन आर्टिस्ट के साथ फिर इसीलिए मतलब ऐसा आइडिया शुरू में था, बाद में थोड़ा होने लगा, जिन चीज़ों को हमने मैनेज भी किया। कुछ रिव्यू के बाद, इनकॉग्निटो 1 की रिव्यू के बाद कुछ ऐसा आइडिया लगा, लेकिन मुझे इन चीज़ों के बारे में सोचना इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि सुदीप जी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। और मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मैं किसी और राइटर को लूँगा,
क्योंकि वो जिस हिसाब से सुदीप जी उस पे काम करते हैं ना, वो जब प्रोजेक्ट रेडी भी हो जाता है ना, उसके बाद भी वो कई बार वेरीफाई करते हैं कि वो मेरी स्टोरी के डायलॉग्स मैच कर रहे हैं पैनल्स के साथ कि नहीं। और आर्टिस्ट के साथ मैं बताऊं, आर्टिस्ट के जिस तरह ड्रॉ किया है, सुदीप जी के साथ काम करना आर्टिस्ट के लिए भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, क्योंकि वो बहुत चेंजेस, हाँ चेंजेस उनके डिमांड ऐसे रहते हैं कि ये ऐसा नहीं, मतलब नहीं इम्पैक्ट आ रहा, या फिर कहीं पे उन्हें लगेगा कि इंडियन अटायर ऐसा नहीं है, वो चेंज करवा देंगे। कहीं पे भी वो कैजुअल नहीं रहते। नहीं तो फिर ठीक है ना। ये जो मेरा जो डर था, जो मैं आपसे पूछ रहा था कि आपका भी उस टाइम था या नहीं, वो तो सुदीप जी के रहते एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट उन्हीं की वजह से, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे शुरुआत में यही मैंने बहुत ज्यादा मतलब कि चीजें जो कहते हैं फूक फूक के की हैं ये चीजें, कि मेरे को रवि जी को भी ऐड करने का मेरा यही एक कारण था, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 साल वो चीजें देख चुके थे जो मैं शायद अभी सीखना था अपने गलतियां करके। उन्होंने भी गलतियां की होंगी, तो मैंने इसलिए रवि जी को ऐड किया। और सुदीप जी ऑलरेडी इतनी उनकी स्टोरीज पे काम कर चुके थे, तो मैं उस हिसाब से मुझे एक लग्जरी मिल गई इस तरह की कि वो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है वो कहीं ना कहीं उन्होंने बचा ली। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो ट्रायल एंड एरर वाला ज्यादा आपको नहीं उस दौर से गुजरना पड़ा, एक गाइडेंस मिल गई थोड़ी। बिल्कुल उस दौरान बिल्कुल। तो किसी और मामले में गाइडेंस मिली, मैं आपको बता रहा हूँ किस मामले में। मैं उस बारे में आ रहा हूँ कि रवि भाई ने अभी रिसेंटली बोला कि वो मांगा स्टाइल में कुछ ही कॉमिक्स लेके आ रहे हैं। सो क्या स्वयंभू कॉमिक्स की तरफ से भी कुछ इस और कुछ देखने को मिलेगा, या कुछ आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो? मेरा प्लान मांगा को लेके ऐसा है कि अभी मेरा कोई नहीं, शुरुआत मैंने बहुत बार बीच में इस चीज के बारे में सोचा है। बल्कि मैं आपको अगर इस इंटरव्यू में बताता हूँ कि रवि जी के साथ भी मेरा प्लान था मांगा को लेके। लेकिन फिर मुझे एक चीज का रियलाइजेशन ये हुआ कि अगर मैं अपने एफर्ट्स को बहुत ज्यादा बिखेर दूंगा ना इस वक्त, तो वो मेन स्टोरी लाइन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा कि जो मैं अपनी 2 स्टोरीज को लेके चला हुआ। तो मांगा का मेरा पूरा है, क्योंकि जो स्टोरी टेलिंग और इनका रहता है मांगा और एनिमे, जापानीज स्टोरी टेलिंग जो रहती है, वो कहीं ना कहीं फॉलो मैं करवाना चाहता हूँ राइटर्स से भी, क्योंकि उसका जो एसेंस है वो बहुत अच्छे से निकल के आता है, चाहे वो एक्शन है चाहे स्टोरी है। तो फिलहाल तो मैंने इसको मांगा वाले आइडिया को अपने रोका है। प्यार बहुत है एनीमे और मांगा से, प्यार बहुत ज्यादा है। वो आपको पता है, जिस तरह के मेरे कवर्स में भी आपको दिखता होगा कि मैं उसका एक कवर सत्युग का एक हमेशा निकालता हूँ वेरिएंट कवर मांगा में। तो लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको रोका है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकॉग्निटो और सत्युग की सीरीज को मैं अभी इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बिखेर दूंगा तो कहानी आगे बढ़ेगी नहीं, कहीं ना कहीं ये स्लो हो जाएंगे एफर्ट। सत्युग ऑलरेडी इनकॉग्निटो का थर्ड इशू काफी डिले हो रहा है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं कुछ किसी और नई चीजें, नए एक्सपेरिमेंट्स पे चले जाऊं और मेन स्टोरी पे फोकस। और लेट मी टेल यू, मतलब आपके स्वयंभू कॉमिक्स के तहत जितनी भी कॉमिक्स अभी तक आई हैं, क्वालिटी वाइज मतलब कहानी तो अच्छी है, ऑफ कोर्स सुदीप मेनन जी ने काफी अच्छे से पिरोया है उनको शब्दों में, काफी अच्छे डायलॉग्स दिए हैं हर एक पैनल में। उस हिसाब से मतलब जैसा कि आपने बताया कि आर्टिस्ट का नाइटमेयर हुआ करते थे, तो सब काम एक जस्टिफाइड हुआ। तो हमको जो एंड प्रोडक्ट मिला, मैं एज अ रिव्यूअर नहीं कह रहा हूँ, मैं एज अ नॉर्मल कॉमिक्स रीडर कह रहा हूँ, वो रीडिंग एक्सपीरियंस बहुत एक प्रीमियम एक्सपीरियंस रहा है। और ये चीज कंसिस्टेंसी मैंने देखी है होलिकाओं में, मैंने फिर देखे बुलसाई में, और उसके बाद स्वयंभू कॉमिक्स में। और मतलब ये लग रहा है वाकई में कि आपने मतलब वाकई में दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, अमूमन आपको ना ठोकर खानी पड़ती है और तभी आप सीखते हो। लेकिन यहाँ पे रवि जी का भी मैं मतलब थैंक्स बोलना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने अच्छे से गाइड किया। उनसे मेरी मुलाकात हो रखी है पास में, उनको भी इंटरव्यू किया था मैंने बीच में, तो फिर ऐसी बातचीत दौरान आपका जिक्र भी आया जो कि बहुत लाजमी था। तो उन्होंने काफी मतलब अच्छे शब्दों में मतलब बताया कि मतलब किस तरह से आपने इंटेंशन दिखाया क्वालिटी को लेकर, कि क्योंकि सीखने की भी एक चाह होनी चाहिए। कोई आदमी कितना भी आपको गाइड कर दे, लेकिन जब तक अगर आप रिसेप्टिव नहीं हो, आपका इंटेंशन नहीं है वो सीखने का, तो फिर फायदा कुछ नहीं है। सो कंग्रेचुलेशन ऑन दैट पार्ट। बहुत अच्छा मतलब एंड प्रोडक्ट निकल के आया है अभी तक जो भी आए हैं, और आगे प्लीज इसको कंटिन्यू करिएगा, मतलब नीडलेस टू से। सो काफी लोग तो आपको इस तरीके से भी देखते होंगे कि आप एक सक्सेसफुल कॉमिक्स निकालने का मंत्र आप जो भी चीज़ है वो आप डिकोड कर चुके हैं। सो अगर ऐसा कुछ है तो मैं चाहूँगा कि आप बाकी लोग को भी बताएं कि अगर वो कॉमिक्स पब्लिशिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो किस तरह से, क्या वो मंत्र है जो वो फॉलो कर सकते हैं।
डिकोड तो कुछ नहीं किया अभी तक, और सक्सेसफुल भी अलग अलग के लिए, हर एक इंसान के लिए एक अलग तरह की वो रहती है कि हमने क्या सक्सेसफुल अभी तक पाई है क्या नहीं है। डेफिनेशन अलग रहती है, सही कहा आपने। तो लेकिन ये कि अगर फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमारी कॉमिक्स को इस तरह से देखा जा सकता है कि ऐसी एटलीस्ट ऐसी कॉमिक्स को निकाला जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सभी डिपार्टमेंट है उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मुझे अभी भी याद है इनकॉग्निटो 1 को जब रिव्यूज़ मिलने शुरू हुए थे, कहीं ना कहीं आपको वो रहता ही है कि आपने अपनी तरफ से अपनी एंड से तो काम अच्छा कर दिया, लेकिन रिव्यूज़ जब आएंगे तो पता चलेगा क्या होगा। और जब फर्स्ट रिव्यू मैंने देखा, अभी मैंने कॉमिक्स यहाँ से शिप करना शुरू नहीं किया था, मैं एक्चुअली दिल्ली से लेके आ रहा था, खुद गया था प्रिंटिंग ऑफिस। अब नहीं जाता मैं, अब रवि जी खुद देख के मुझे भेज देते हैं वहाँ से। तो मैं वहाँ गया था, अभी मेरे पास बुक्स थी, मैं गाड़ी में बैठा था और आ रहा था, और फेसबुक पे मुझे नोटिफिकेशन आई। वो मैंने चेक किया तो पहला रिव्यू इनकॉग्निटो 1 का था। तो उस वक्त वो देखा, और जो जिस हिसाब से उसमें जिस तरह से प्रेज की थी कि माइंड ब्लोइंग और ये सब चीजें, वो देख के मतलब कि मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ये मेहनत सफल हुई। कहीं ना कहीं आपके माइंड में डाउट रहता है, आप जो जितना मर्जी अच्छा कर लें। तो सक्सेस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा अभी तक एक मंत्रा रहा है कि किसी भी तरफ इग्नोरेंस नहीं रहनी चाहिए। अच्छा। आर्टवर्क की तरफ भी और स्टोरी की तरफ भी। स्टोरी का आपको इससे अंदाजा लगना चाहिए, मैंने कुछ जो मेरे चीजें हैं जो मैंने आइडल रखी हैं, वो ऐसा कि एक कहानी जो है, वो रवि जी ने भी बोला था कि एक कहानी खत्म होनी चाहिए एक पार्ट में लोगों के लिए ऐसे, क्योंकि अब उतना फ्रिक्वेंटली कॉमिक्स आती भी नहीं। तो कम से कम आप एक इशू जितना भी निकाल लें, 32, 36, 40 या बड़ी बुक भी निकालें, तो वो स्टोरी ऐसा लगना चाहिए कि एटलीस्ट वो एक एपिसोड तो खत्म हुआ है। पूरा एक स्टोरी लाइन तो खत्म नहीं हो सकती एक में, लेकिन फिर भी एक एपिसोड खत्म हो, उसका एक एंड होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। उसके अंदर एक स्टोरी टेलिंग ऐसी रहनी चाहिए, सस्पेंस रहना चाहिए, क्लाइमेक्स रहना चाहिए, ये सब चीजें स्टोरी के डिपार्टमेंट में, ये चीजें जो मैं ध्यान रखता हूँ कि हर एक जो मेरा एक चेक रहता है, अगर कोई स्टोरी मुझे प्रपोज भी करता है तो मैं ये चीजें जरूर रखता हूँ कि सस्पेंस है, क्लाइमेक्स है, इमोशंस हैं कहीं पे, या फिर कुछ कॉमेडी है, ह्यूमर है, ये सब चीजें। उसके बाद आर्टवर्क की तरफ भी ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप आर्टवर्क को समझें। अगर आप किसी आर्टिस्ट को हायर करने लगे तो पहले उसका सीक्वेंशियल आर्टवर्क कैसा करता है वो, ये देखना बड़ा जरूरी है। सीक्वेंशियल में भी एक बहुत सारे आर्ट के पीछे आजकल आपको पता है बहुत सारे कम्युनिटी में ऑलरेडी वो चल रहा है कि कैसा होना चाहिए। कोई कहता है मुझे ऐसा पसंद है, ऐसा। लेकिन एक बेसिक चीज है जो है वो सीक्वेंशियल आर्टवर्क रहता है कि क्या पैनल्स के साथ वो स्टोरी ऐसा लग रहा है कि वो एक मूविंग पिक्चर है, कि उसके अंदर वो चीजें आपको महसूस वैसी करवा रही है कि नहीं। क्योंकि स्टिल्स बनाना आसान रहता है, वो दोनों अलग अलग तरह के काम है। लेकिन जब वो सीक्वेंशियल में आता है तो कई लोगों की एनाटॉमी बिगड़ जाती है, या वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एनाटॉमी को भी संभाल के रखना बहुत एक, क्योंकि वो अगर आपका वियर्ड दिखने लगेगा कैरेक्टर कहीं पे, तो वो बहुत डिफिकल्ट रहेगा। दूसरा पर्सपेक्टिव रहता है कि वो एंगल को कैच वैसे कर पाता है कि नहीं। मैं आपको बताऊंगा किसी दिन, मेरे पास कुछ सैंपल्स हैं, एक ही पेज के कई आर्टिस्ट ने बनाए होते हैं, तो उनके सामने सेम स्क्रिप्ट रखो और हर आर्टिस्ट डिफरेंट तरीके से उस एंगल को लेता है, कैप्चर करता है। अगर जैसा आपने ब्रीफ दिया है, उसको अपनी एक इंटरप्रिटेशन होती है। हाँ जी, सुदीप जी जैसे लिखते हैं स्क्रिप्ट, वही मुझे अब लगता है कि वो एक स्टैंडर्ड है जो फॉलो करना चाहिए, जिसमें आप डायलॉग है, अपने सीन को एक्सप्लेन किया है, प्लस आपने एंगल भी बताया है कि वो कैमरा एंगल इंडोर है, आउटडोर है, या कितनी दूरी से लिया गया है, मीडियम या नजदीक से लिया है। तो ऐसी चीजें, तो वो पर्सपेक्टिव कौन कैसा ड्रॉ कर रहा है वो भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा, मतलब क्या उसने अपना इनपुट डाला है आर्टिस्ट ने, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि आर्टिस्ट कितना उसमें अपना ऐड कर सकता है। अगर वो सिर्फ अगर इतना लिखा है कि 4 लोग एक कमरे में बैठे हैं जैसे हम, तो वो उसको किस हिसाब से ड्रॉ कर रहे हैं। एक बहुत सिंपल तरीके से भी ड्रॉ हो सकता है कि जिसमें लोग, और कई लोग उसी चीज को ऐसा ड्रॉ कर देंगे कि आप शायद उस पैनल को बहुत देर तक देखते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा आर्टिस्ट को सिलेक्ट करते वक्त भी ऐसा थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। भाई थोड़ा टाइम टेकिंग हो, लेकिन चूज करने में थोड़ा टाइम लो, पर ढंग से चूज करो। बिल्कुल। एक सच, और ये एक सच है, अगर जो पब्लिशर्स हैं उनको तो एटलीस्ट ये पता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि कॉमिक्स को उतना फ्रीक्वेंटली लाया जाए
अनटिल अनलेस कि आपका ये मेन बिजनेस हो। मेन बिजनेस उस वजह से हो सकता है कि या तो आपको फंडिंग मिल रही हो या फिर मतलब वही कि आपका बजट इतना ज्यादा हो कि आप इसको चला सकते हैं मेन बिजनेस की तरह और फ्रिक्वेंटली। मेरे जैसे जो लोग अपना मेन बिजनेस से पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली कॉमिक्स लाना अभी शुरू कर सकें। प्रॉफिटेबल कभी बनेगा, ओटीटी वाले चमत्कार की वेट कर रहे हैं। हाँ। अगर वो हो जाएगा तो ऐसी चीजों के बाद ये ऑब्वियसली फिर तो हम एक लंबी छलांग मार सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये पॉसिबल नहीं है। ऑडियंस तो हमेशा चाहेगी। एज अ रीडर मैंने भी इस चीज पे मैं एक चीज बताऊंगा, राज कॉमिक्स पे जब हम एज अ रीडर थे तो हम बहुत डिमांड करते थे कि आ नहीं रही, सर्वर नायक नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। तो लेकिन जब आप पब्लिशर बन जाते हैं तो आपको पता होता है कि आपकी लिमिट्स क्या है, क्या पॉसिबल है क्या नहीं। तो किसी बाहर के प्रेशर की वजह से आप जल्दी निकालने की कोशिश मत करें, ना करें। क्योंकि जल्दी निकाल भी देंगे तो लेकिन अगर प्रोडक्ट एवरेज निकल जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए टाइम लो, जब बाहर आएगा तो लोग प्रेज करेंगे तो उस चीज को भूल जाएंगे वो कि ये बहुत देर बाद आई है। लेकिन अच्छा ये इनफैक्ट ये बोलेंगे कि टाइम लगा लेकिन अच्छा प्रोडक्ट आया। प्रोडक्ट तो अच्छा है। और हर चीज में एग्जांपल मैं राज कॉमिक्स का इसलिए लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो उसको रिलेट कर सकते हैं चीज को। सर्वनायक सीरीज आज भी चल रही है, आज भी आती है, लोग बहुत प्रेज करते हैं। मेरे पास अभी भी सारे और गालियां भी बहुत देंगे कि डिले हो रहा है, लेकिन वंस इट इज आउट डिले वाली एक चीज मैं बताऊं तो वो रियलिटी को समझ भी चुके हैं कहीं ना कहीं, डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, लेकिन पता भी है कि क्यों डिले हो रहा है, क्या रीजंस हैं उसके। और कुछ लोग बहुत ज्यादा जो लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग हैं वो भी अपना असर इस तरह से डाल चुके हैं कि लोगों को समझ आए। वरना पहले एक ही तरफ गंगा बहती थी, नहीं खेमे तो अभी भी बटे हुए हैं और बड़ा डिफिकल्ट होता है लॉजिक मतलब समझाना उनको कि लॉजिकल वे में चीजों को देखें तो समझ में आएगा। तो एज अ मतलब कि वही एज अ पब्लिशर जब भी आप आए तो इस रेस में कभी मत कूदना कि हमें जल्दी निकालना है या हम जल्दी निकालेंगे तो जल्दी बेस बना लेंगे या हम आगे निकल जाएंगे, ऐसा मैं बल्कि आपकी इसी बात में कहना चाहूँगा कि मेरा ये सजेशन भी एक तरह से ना कि मैंने खुद अपने आप को इस चीज़ में फील किया है। जैसे मैं आपको कहता था एज अ कॉमिक रिव्यूअर आप पहले अच्छा बोलते हैं, फिर आप क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ, तो एज अ पब्लिशर भी मैंने ये चीज़ रियलाइज की है कि मैं कॉमिक्स पब्लिश करना शुरू किया प्यार के लिए कि यार चलो करते हैं। जब फर्स्ट आ गई और दोनों अच्छे रिस्पांस मिल गया तो ऐसा हुआ कि यार कैरेक्टर्स ने अपनी जगह बना ली है। तो आप सपना देखते हैं थोड़ा सा कि यार हमारे कैरेक्टर्स भी क्या कभी उस लेवल पे पहुंचेंगे कि अपना खुद का एक यूनिवर्स हो। हाँ, यूनिवर्स तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी अगर आपका एक कैरेक्टर भी लोगों के दिल में, दूर की बात का है मतलब इट्स ऑलमोस्ट थोड़ा सा कुछ शेप ले रहा है। हाँ, उस तरह की तो लोगों के बीच में जगह बनाने लग जाए तो वो बहुत खुशी मिलती है। लेकिन इससे आपके तरफ कहीं ना कहीं मैंने भी बीच में एक चीज फेस की और अब रियलाइज करता हूँ कि आप एक रेस में फील करने लग जाते हैं कि आप एक रेस में हैं कि आपको कॉमिक्स जल्दी पब्लिश करनी है, लोग मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फिर आपको अफेक्ट करने लग जाती हैं चीजें। अभी शुरुआत में फर्स्ट कॉमिक तो मैंने अपने हिसाब से लॉन्च की कि मैं इतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन जब आप उस चीज को रेस को फील करने लग जाते हैं तो आप अपने कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। मैं सच बताऊं कि पिछले कुछ महीनों में, अब तो मैं उस चीज को समझ गया हूँ, लेकिन मैं ऐसा फील करने लगा था एक प्रेशर कि मुझे यार और जल्दी करना है, सिर्फ 2 ही सीरीज नहीं, तीसरी भी निकालनी है, चौथी भी निकालनी है, और ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत सारी चीजें मेरे आसपास मैं सोच रहा था। लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट निकालना मुझे लगता है अब मेरी प्रायोरिटी बन चुकी है कि निकालो, लिमिटेड निकालो। ऐसा तो नहीं है अब अगर आप मांगा का एक लेंगे तो उसमें कोई एक सीरीज है वो हिट होती है लोगों के बीच में, माय हीरो अकेडमिया, तो उससे रिलेटेड लोग चीजें भी निकलने लग जाती हैं, वो एक भी सफिशिएंट रहता है। अगर मेरी आज एक सत्युग सीरीज भी लोगों के बीच में जगह बना लेती है या कभी ओटीटी पे आ जाती है तो वो मेरे लिए एक भी काम कर जाएगी। मुझे बहुत जगह हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं रहेगी। कोई एक कैरेक्टर पकड़ के भी उसको एक्सप्लोर कर दिया, और मैं ऐसा चाहता नहीं कि कुछ ऐसा लेके आऊं कि लोग कहे कि यार ये तो बस एम ही निकाल दिया, तो मैं वो एफर्ट अब वेस्ट नहीं करना चाहता। तो अब मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है कि मुझे उस रेस में भागने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, तो इसी नोट पे आप मुझे ये बताओ कि सीरीज तो चल रही है सत्युग की इनकॉग्निटो की, एंड आई एम श्योर बहुत जल्दी किसी न किसी सही तरीके से वो एंड भी होगी, बट क्या आप भविष्य में वन शॉट कॉमिक्स लाएंगे? वन शॉट कॉमिक की मेरे पास एक्चुअली मैं बताऊं तो दो स्टोरीज मेरे पास रेडी है, मुझे उन पे काम शुरू करवाना है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को देख के चल रहा हूँ इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर हम कॉमिक कॉन में नहीं गए,
तो उसके पीछे कारण एक ये भी था कि बुक्स 2 ही थी हमारे पास, 2 या 3 बुक्स थी। ठीक है, मेक सेंस। हाँ। कि 2 कॉमिक्स लेके मतलब क्या डिस्प्ले जाओगे, क्या शो करोगे? क्योंकि थोड़ा एफर्ट डालना चाहते हैं कॉमिक कॉन में जाना, और वो एफर्ट डालना बहुत मुश्किल रहता है। सेल्फ पब्लिशर हम जैसों के लिए जो हम साइड एज अ साइड बिजनेस कर रहे हैं, तो वो सोचना उस पर भी अलग से इन्वेस्टमेंट होगी। अभी ये चीज ऑलमोस्ट सबको सब पता ही है कि कितना 40-50,000 का स्टॉल लेना, फिर आपको बुक्स वहां पे अगर आपकी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो आपको वो सोच के चलना कि प्रिंटिंग भी करवानी पड़ेगी, वहाँ एडिशनल खर्चा, फिर उसके बाद वहां पे आप जो अपना स्टॉल को कितना इम्प्रेसिव बना सकते हैं, मैं उस तरफ भी ध्यान देता हूँ ऑब्वियसली। अगर मैं सिर्फ वहां जाके बुक्स रख दूंगा और ये मैं सोचूंगा कि लोग यार आ नहीं रहे, कॉमिक्स नहीं चेक कर रहे, उनको लाना पड़ेगा, तो उन चीज़ों पे काम करने के लिए भी पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो इस साल थोड़ा उस तरफ मेरा है कि मैं वो सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। मुझे एक थोड़ा सा मतलब कंसर्न एरिया लगता है, एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू यू। जैसे मैं नोटिस करता हूँ, जैसे राज कॉमिक्स में फीमेल लीड्स की अगर हम बात करें, फीमेल प्रोटैगनिस्ट की, तो एक शक्ति है, और बाकी भी हैं, परमाणु के साथ प्रियंका है, फिर नगीना है, मिस किलर है, जो कि काफ़ी बार मेन विलन के रूप में आती है। उसके ऊपर बैक टू बैक कुछ 2 कॉमिक्स की सीरीज भी रिसेंटली आई थी, मतलब लास्ट 5-6 ईयर्स में। बट लास्टली देखा जाए तो फीमेल जो प्रोटैगनिस्ट है वो नदारद हैं कॉमिक्स स्पेस से। मुझे बुल साइज से इस बात की खुशी रहती है कि उन्होंने उस स्पेस को थोड़ा फिल, वो जो वॉइड था, जो खाली बनता, उसको फिल करने की कोशिश करी है। अधीरा मोही, यज्ञा, ठीक है। सो ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो क्या स्वयंभू कॉमिक्स भी भविष्य में कुछ फीमेल कैरेक्टर्स को इवैल्यूएट कर सकता है, लाने की कोशिश कर सकता है? जी बिल्कुल। अभी इनकॉग्निटो का 3rd आ रहा है, उसमें आपको दिखाई देगा कि मेजर रोल जो है वो फीमेल प्रोटैगनिस्ट का ही रहेगा। मतलब ज्यादा स्टोरी उनके आसपास ही घूमने वाली है इनकॉग्निटो 3 के अंदर। थोड़ा लोगों को फिर दोबारा ये लग सकता है कि यार जैसे लास्ट टाइम आपको पता होगा महावीरा का रोल छोटा था, तो इस बार शायद इनकॉग्निटो का रोल उन्हें छोटा लगे। लेकिन ये सब चीजें हो इसीलिए रही है क्योंकि सभी कैरेक्टर्स को हम एक पूरा टाइम दे रहे हैं, वो मेन कैरेक्टर्स इस बार अपनी छाप छोड़ने का। हाँ बिल्कुल। तो अभी इनकॉग्निटो 3 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, और वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो आने वाली फीमेल सुपर हीरो होगी वो हमारे वर्ल्ड में। तो और जहाँ तक मुझे लगता है ये नदारद रहने का कारण सिर्फ ये रहता है क्योंकि हमने बचपन से कॉमिक्स जो पढ़ी हैं उनके अंदर भी कम रहा है रोल। कहीं ना कहीं आपका रुझान एज अ मेल भी ऐसा रहा है हमेशा कि आपने नागराज, ध्रुव को आइडल समझा है। मैं आपको ध्रुव से रिलेटेड एक बीच में बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो, कि जब गुहान होने वाला था तो आपका बेटा? हाँ, मेरा बेटा जब होने वाला था तो उस वक्त बाल चरित आ रखे थे, तो मैं वो पढ़ रहा था और मैं उस वक्त नया नया जुड़ा था कॉमिक्स वर्ल्ड से। तो वो स्टोरी मैं जब उसको पढ़ता था ना, तो मैं सच बताऊं कि अनु एडमिट थी और मैं वहाँ पे जैसे पूरा रात वहीं पे रुकना है, तो मैं बालचरित पढ़ रहा होता था और मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि यार ध्रुव कितना ज़्यादा मतलब वो है सुपर हीरो, सुपर नेचुरल, मतलब इस तरह से उसके पास पावर्स हैं या कुछ है। तो मैं सोचता था कि यार बच्चा हो तो ऐसा हो कि उसके बचपन से ही चीजें दिखा रखी है ना, क्योंकि बालचरित के अंदर कि उसने बचपन में क्या क्या चीजें की, वो बचपन से ही ऐसा था। उसके अंदर चीजें स्किल्स थे इस तरह के कि वो शूटिंग कर रहा है, ये सब चीजें। तो मैंने सच बताऊं कि जब ये अपना गुहान हुआ तो मैं सोचता था कि ध्रुव जैसा हो। अच्छा। और जिस दिन वो हुआ है उस दिन मैंने रिव्यू डाला था राज कॉमिक्स में उसमें, और मैंने उसमें ये भी लिखा था सारा कि मेरा आज लड़का हुआ है। और एज अ पेरेंट मैं ये सोचता हूँ कि इस स्टोरी के अंदर इतना इम्पैक्टफुल था ये एक पेरेंट मेरे एज अ पेरेंट के लिए भी, कि बच्चे के बारे में आप पढ़ रहे हैं, एक ध्रुव कैरेक्टर जिसको आपने बचपन से देखा है और उसकी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी बचपन की भी निकाली है। तो अनुपम जी को मैंने थैंक्स वगैरह बोला था और लिखा था कि गुहान जो हुआ है वो मेरा बुआ, मैं उससे चाहता हूँ कि उसमें भी ऐसी कुछ हुनर हो ध्रुव की तरह। तो मुझे उस वक्त अनुपम सिन्हा जी का भी आया था, उन्होंने बड़े कॉन्ग्रेचुलेशन किए थे, संजय सर ने भी कहा। तो बचपन से मैं दोबारा वापस बात पे आऊंगा कि हमने पढ़े ही कैरेक्टर्स ज्यादातर मेल सुपर हीरोज है, इस वजह से ध्यान शुरू में नहीं जाता। हाँ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं रहता है। जैसे मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल रीडरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसके लिए फीमेल सुपर हीरो का होना बड़ा जरूरी है। और उसके जो इश्यूज हैं या उसके जो विलन्स हैं या उसकी स्टोरी लाइन है, उसमें वैसे चॉइसेस रहनी चाहिए या वैसे स्ट्रगल्स रहने चाहिए जो एक फीमेल के रहते हैं। हाँ। अगर हम उसको पूरा सुपर हीरो उसी लेवल पे ले जाएंगे कि वो भी वही कर रही है, एक राक्षस आ रहा है उससे लड़ना है या तो वो थोड़ा नहीं रहेगा। लेकिन
उस वो फीमेल रीडर्स को भी खींच पाए, ये जरूरी है। यही चीज मेरा मेन मुद्दा यही है इस बात को उठाने का, आपसे पूछने का, क्योंकि ना एक बड़ा तबका जो कि फीमेल वर्ग है जो, वो इससे इसलिए नहीं जुड़ पाया मुझे लगता है क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पाते हैं। रिलेट नहीं उनके लिए कोई ऐसे कैरेक्टर्स नहीं है जो कि उनकी जीवन के किसी एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट कर सकें। जी बिल्कुल। सुपर पावर तो हीरो के पास भी होगी, हीरोइन के पास भी होगी, लेकिन जब वो एक अपना ऑल्टर ईगो जीते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें तो वो एक आम इंसान की तरह बिल्कुल वही आम इंसान व्यवहार करते हैं। और उस वक्त उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो ट्रेड्स हैं, वो चीजें साफ समझ आने चाहिए। समझ आने इसका चाहिए। एग्जांपल मैं अधीरा मोही से दूंगा ना, क्योंकि मुझे अधीरा मोही 1 जो है वो इतनी सुपर्ब लगी थी जब मैंने रिव्यू किया था। मैंने बायस्ड होके समझो, उस वक्त मेरा रविराज जी से इतना कम्युनिकेशन है, मैंने उसे 10 आउट ऑफ 10 दे दिए थे। बहुत उसमें फ्लॉज निकल सकते हैं आज अगर नहीं, एक फ्लॉ तो मेरे को फ्लॉ मुझे भी याद है उसमें, इनफैक्ट जब वो उसके पेरेंट्स का वो एकदम से वो एक अजीब सा कैरेक्टर आता है, वो मार देता है पेरेंट्स को, तो मुझे ना वो थोड़ा अननेचुरल लगा कि एकदम उसके नेक्स्ट फ्रेम में वो लड़की एकदम नॉर्मल नजर आती है। वो लड़ने लग गई और मतलब शी इज सिटिंग देयर, जैसे कि नॉर्मल कोई जॉब चलेगी हो, ऐसा कोई सिचुएशन है। तो जॉब तो चली जाती है उसकी उसमें, तो पर उसका जो ग्रीफ का जो लेवल होना चाहिए था ना, थोड़ी सी पागल हो जानी चाहिए थी ना, क्योंकि उसने देखा कि उसके मॉम ने उसको डैड को मारा, ऐसे ही कोई सीक्वेंस था वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने घर में आप ऐसे देख लोगे कि आपका एक पेरेंट दूसरे पेरेंट को मार रहा है, तो बिल्कुल ही आपको मेंटल लेवल आपका आप लूज कर जाओगे। वो एक्चुअली मुझे लगता है स्टोरी जो है वो उस हिसाब से बनी है जैसे अपना गो गोआ गॉन मूवी थी, उसमें इंस्टेंटली कोई भी मर जाता है, ज़ोंबी मूवीज में वो भाग रहे हैं। नहीं, बट आगे चल के फिर मजा आया जब मैंने उसको देखा, वो एक सीक्वेंस मुझे थोड़ा सा लगा। तो मुझे उसमें एक्चुअली अधीरा मोही कैरेक्टर में डेप्थ इसलिए लगी क्योंकि उसमें वो जो 2-3 पेजेस के अंदर ही उन्होंने एक अधीरा मोही का बैकग्राउंड दिखाया ना लड़कियों के लिए, कि शादी करनी पड़ेगी, अरे उसने दिल तोड़ दिया फलाना ढिमका, तो ऐसा कुछ उसमें जो शुरू में दिखाया 2-3 फ्रेज में, और फिर उसने कहा कि जब भाड़ में जाए सब कुछ। अरे वो पूरा अर्बन सेटअप था, मतलब जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो रहते हैं लड़कियां, मैं देखता हूँ छोटे शहरों से जो लड़कियां आती हैं, अगर आप ऑब्जर्व करो तो वो कोई भी मान लो उन्होंने जॉब पकड़ लिया, तो उसके बाद उनके ईएमआई वगैरह भी शुरू हो जाते हैं, तो वो उस विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। तो ये लड़की भी वहीं फंस जाती है कि उस लड़के से कमिटमेंट थी जिसने उसको धोखा दे दिया, अब उसके ऊपर वो कुछ और सपने बुन रहे थे, फिर उसका ईएमआई भी चल रहा था, लेकिन एक खराब डिसीजन से या एक चीज कोई सही ना जाने से वो बाकी की सारी चीजें भी धड़ाधड़ गिर गई, और फिर उसका पूरा जो एक सोशल सर्कल था, उसका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, सब बर्बाद हो गई। तो उस मोमेंट पे वो मतलब शी ब्रेक्स डाउन, तो वो मेरे को बहुत रिलेटेबल लगा। वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें ऐसी है कि इसमें फीमेल रीडर आराम से जुड़ जाएगी, उनको वो लगेगा कि यार नहीं, मतलब अधीरा मोही के साथ उन्हें कहीं ना कहीं रिलेटिबिलिटी फील होगी, ये वो खालीपन जो भरना पड़ेगा। और वहां से आप सुपर हीरो एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं, क्योंकि हॉरर कोई भी पढ़ता है, या सुपर नेचुरल चीजें भी आएंगी, लेकिन वो चीजें कंटिन्यू रहे कि उनके कैरेक्टर्स में क्या चीज है। जैसे आपने एक मिसिंग भी बताया कि ये चीज मिसिंग था, तो अगर ऐसी चीजों को अच्छे से फॉलो किया जाए तो वो फीमेल रीडर्स को हम खींच सकते हैं। तो मेरा भी ऐसा आइडिया है कि अगर अभी तो वो इनकॉग्निटो सीरीज में फीमेल हमारे कैरेक्टर आने वाली है, लेकिन उसके ऊपर इंडिविजुअल जब भी शुरू होगा तो मैं चाहता हूँ कि वो एज अ फीमेल रीडर वो क्या पढ़ना चाहते हैं, एक लड़की का स्ट्रगल क्या रह सकता है, बेशक उसके पास सुपर पावर्स है, तो वो सब चीजें दिखाना बहुत जरूरी है अगर उनके लिए हमें इम्पैक्टफुल स्टोरी बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे मतलब मैं आपसे बस साझा कर रहा हूँ, मैं एक रिव्यूअर इंटरव्यूअर होने के साथ साथ एक मतलब पहले प्राइमरी तो मैं कॉमिक्स रीडर ही हूँ, तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। बीच में ना हमारी फीलिंग्स थोड़ी सी ब्लर हो जाती हैं, तो वो चीज़ भी रहती है, लेकिन आई थिंक ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ होती नहीं है, सब चीज़ ग्रे ही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीरीज में कॉमिक्स आ रही हैं, आपकी भी हैं, बाकी पब्लिशर्स की भी हैं, राज कॉमिक्स की भी चल रही हैं, सो थोड़ा सा ना एक कहीं मैं देखता हूँ कि एज अ रीडर ये फील होता है कि यार ये कॉमिक्स अच्छी है लेकिन देन अभी चली रही है, ठीक है। बट आई थिंक मुझे ये भी लगता है कि इस साल जैसे संजय सर ने अनाउंस किया कि उनकी जो कॉमिक्स हैं, जितनी भी नई कॉमिक्स हैं और जो सीरीज के रूप में चल रही हैं, वो इस साल सारी खत्म होंगी। उनका समापन अंक इसी साल आ जाएगा। सो आई थिंक उसके बाद से थोड़ा एक फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी रहती है रीडर को कि यार वन शॉट कॉमिक्स होती तो बढ़िया होता, क्योंकि टाइम आजकल थोड़ा एक कमी है लोगों के पास, और पेशेंस की खासकर। तो जैसे आप बता रहे हैं ना, इनकॉग्निटो 3 में टाइम लग रहा है, तो उसमें अधीर हो रहे हैं, मतलब हालांकि जब आएंगी तो दे विल लैप इट अप, उसको लेंगे भी पढ़ेंगे भी, वो अलग बात है, बट वो अधीर हो रहे हैं या जो भी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन एक लेवल होता है, इसलिए मैंने वन शॉट वाली कॉमिक्स की बात करी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भी ये चीज़ पहले से रियलाइजेशन है इस चीज़ का, लेकिन एक्चुअली ऐसा था कि इनकॉग्निटो की जो स्टोरी है
वो है ही ऐसी, उसकी स्टोरी टेलिंग ऐसी है क्योंकि वो ऑलरेडी कहानी लिखी हुई थी और उसकी कहानी इस हिसाब से नहीं लिखी थी कि वो वन शॉट बने। अभी आपको मैं सतयुग का बताता हूँ कि सतयुग के लिए सिर्फ बेस ही रेडी था कि एक लड़का है, उसको घोस्ट मिलेगा और फिर उसके बाद वो उसको जब सॉल्व करेगा और वो उसके स्टक कर जाएगा और वो सुपर हीरो टाइप बन जाएगा एक नए तरह का। तो ये बेस था इसके ऊपर। अब इसके ऊपर जितने भी इश्यूज आ रहे हैं ये हम स्टोरी डेवलप कर रहे हैं और जब आप स्टोरी को डेवलप करते हैं तो आप इस हिसाब से डेवलप कर सकते हैं कि यार वो एक बुक को पढ़ने के बाद उसको ऐसा लगे कि यार फिनिश है अभी। और कंटिन्यूटी की जरूरत इसलिए रहती है क्योंकि सतयुग सीरीज में भी कंटिन्यूटी है कहीं ना कहीं। आपको पता है एक साइड में एक चीज चल रही है कि एक हम विलन को इंट्रोड्यूस धीरे धीरे कर रहे हैं, कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सतयुग का ये है कि एक कॉमिक्स में एक एपिसोड तो खत्म हो जाता है। हाँ वैसा चीज है। लेकिन इनकॉग्निटो के अंदर वो इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वो स्टोरी जो वो पहले से डेवलप्ड थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे हाई पॉइंट्स, शॉकिंग चीजें या शॉकिंग कैरेक्टर्स आने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये चीज मुझे लगता है ये समय की डिमांड है कि आप एक बुक को एक ही बुक तक सीमित रखें, ठीक है, उससे ज्यादा ना बनाए। ठीक है, ठीक मतलब कंटिन्यूटी अगर रखें भी तो ऐसी रहनी चाहिए कि अगर वो उस बुक को रख भी दे साइड में तो उसको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि यार क्लिफ हैंगर में छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, क्लिफ हैंगर नहीं होना चाहिए, कहानी कंप्लीट जरूर होनी चाहिए। चलिए परफेक्टली फाइन। आपका जो एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल रीजनेबल साउंड कर रहा है तो आई होप नहीं मतलब मैं जो बोलता हूँ आई मीन इट, क्योंकि मैं उस बंधन से मुक्त हूँ कि किसी को प्लीज़ करना है। सो वो चीज़ है। एनीवे एक क्वेश्चन ये, मतलब हम अपने इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हाँ जी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो मतलब मेन व्यवसाय है, जो आपका मुख्य व्यवसाय जो है, जिसमें आप SEO एक्सपर्ट के तौर पे अपनी सर्विसेज देते हैं, हाँ जी। और फिर आप कॉमिक्स पब्लिशिंग भी करते हैं, हाँ जी। सो काफ़ी टैक्सिंग है दोनों चीज़ों में बैलेंस करना। हाँ जी। और यहाँ पे बात सिर्फ दो चीज़ों की नहीं है, आप एक फैमिली मैन भी हैं, यू आर अ मैरिड गाय विद अ किड। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे आप सामंजस्य बिठाते हो इन दोनों चीज़ों के साथ, जो आपका व्यवसाय और पैशन है, और फिर फैमिली के साथ किस तरह से आप मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हो, निकाल पाते हो, नहीं निकाल पाते हो, प्लस आपके स्ट्रेस बस्टर क्या क्या हैं, मतलब कुछ एक एक्टिविटी होगी करना जो पसंद है, जिससे आप थोड़ा रिलैक्स होने के लिए करते हो, तो वो कुछ बताइए। लाइफ तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने ये शुरू किया SEO, मेरी उस समय से ही मेरी लाइफ ऐसी होगी कि मैं फैमिली को कम देना मेरा शुरू हो गया। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि सारे क्लाइंट्स जो है मेरे वो US के हैं या कनाडा के हैं या UK के रहते हैं, तो मुझे उनके टाइमिंग के हिसाब से जागना है। मैं रात को जागता हूँ, सुबह सोता हूँ, और उठने का टाइमिंग मेरा जो यूजुअल रहता है वो रहता है 3-3:30 बजे का। अच्छा। तो ऑलमोस्ट आधा दिन निकल गया फैमिली के बिना। हाँ। उसके बाद उठना, उसके बाद कई बार आप और चीज़, मतलब पहले चलो इतना था कि 3:30 के बाद आपके पास टाइम है क्योंकि आप रात को दोबारा कंटिन्यू करने वाले हैं, कुछ घंटे आप फैमिली से बिता रहे हैं। हाँ, लेकिन अब कॉमिक पब्लिशिंग घुसने के बाद कि आपको रात भर वो करना है, 3-4 बजे के उठने के बाद आपको ये सोचना है कि आज किस राइटर से क्या आया है, किस आर्टिस्ट का क्या रिव्यू करना है, किसी के साथ क्या कम्युनिकेट करना है। और अब तो ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरे को इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि कोई किसी तरह की सलाह लेना चाहता है, कोई ये पूछना चाहता है। अभी मेरे को कोई लाइक किसी तरह का जर्नलिस्ट है या अपना जो स्टडी कर रहे हैं जर्नलिज्म, वहाँ से भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ईमेल आते हैं कि सर हमें आपके साथ फ़ोन कॉल करके इस चीज़ पे लेना है आपकी राय, AI पे कि AI का क्या चल रहा है, इसका क्या कोई इम्पैक्ट कैसा रहेगा। तो मैं उन लोगों से कई बार एक बार कम्युनिकेट कर तो लेता हूँ लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता इस वजह से, क्योंकि वो भी करना है, कॉमिक्स भी देखनी है, फैमिली इग्नोर, मतलब ऐसा लगता है। हाँ, हो रही है। हाँ। गोहान को आपने देखा हो कितना सेंसिटिव है। हाँ। उसको अगर मैं कई बार ऐसा होता है कि उसको बिना देखे भी चल जाऊंगा ना तो वो फिर रोना शुरू कर। हाँ। तो ऐसी चीजें रहती है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है फिलहाल। और इससे मतलब इस पे बैलेंस बनाने में मुझे बहुत टाइम, 2 साल लग गए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है मैं बैलेंस बना पा रहा हूँ। हाँ, शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट हुआ था क्योंकि वो टाइम देना, क्योंकि वो फील भी रहता है, क्योंकि अभी वो गोहान जो है वो जिस एज में है, मैं नहीं चाहता कि मैं उसको इग्नोर करूँ कि वो अभी क्या चीजें कर रहा है, क्या सीख रहा है। तो और स्ट्रेस बस्टर भी मेरा सबसे बड़ा तो मैं कहूँगा गोहान ही है। उसकी हरकतें ऐसी रहती है तो वो आपको कुछ भी करने लगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला है कि वो सॉन्ग गा रहा था। हाँ, मैंने देखा ऑल माय फ्रेंड्स आर टॉक्सिक करके। हाँ। वो सॉन्ग जो गा रहा है वो मैं एक्चुअली कुछ यहाँ पे ऐसे ही देख रहा था कॉमिक्स से रिलेटेड, और काम भी कर रहा था कुछ, तो वो उसके बाद वो सॉन्ग चल पड़ा ऑटो प्ले में। और वो गाने शुरू हो गया उस गाने को। मैं सोचूं कि भाई ये क्या गा रहा है, इसको तो बोलना भी नहीं आता भी अच्छे तरीके से। वहां पे लिरिक्स चल रहे हैं और वो पूरा गाना पढ़ रहा है और गा भी रहा है।
अच्छा, पढ़ के गा रहा था वो? पढ़ के गा रहा है, पढ़ लेता है वो, रीडिंग अच्छा, करता है पूरी। अच्छा, अभी उसकी क्लास में कोई नहीं, प्री नर्सरी में है अभी, हाँ। तो और कोई रीडिंग नहीं कर सकता, वो इंग्लिश रीडिंग भी कर लेता है बुक्स। क्या बात है। तो वो सॉन्ग गाने लग गया, और मैं उस वक्त इतना स्ट्रेस में था एक्चुअली, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा था। और कई बार ऐसा चीज़ होता है कि आपके माइंड में इतने सारी चीज़ों में ये नहीं रहता कि आपको नेक्स्ट पेमेंट भी करनी है किसी को, वो एकदम से चीज़ें आ जाती है, फिर आप और स्ट्रेस में रहते हैं कि यार ये तो मैं भूल ही गया और इसके बारे में प्लानिंग भी नहीं किया था। हाँ, और मैं उस वक्त, मेरे को इतनी हंसी आई है, मैं 15-20 मिनट सब कुछ भूल के वो उसका सॉन्ग सुन रहा हूँ, फिर रिकॉर्ड भी कर लिया, पोस्ट भी कर दिया। तो मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर वही है, क्योंकि वो डेली कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा कर देता है जिसकी वजह से फिर हम भूल जाते हैं हंसते रहते। दूसरा मेरे लिए वीडियो गेम है, प्ले स्टेशन 4 जो है वो मैं बहुत खेलता हूँ जिस वक्त मेरे पास टाइम रहता है, क्योंकि रात के समय ऐसा रहता है कि मुझे क्या करना है, कम्युनिकेट करना है क्लाइंट्स के साथ, बिड्स करनी है, तो फ्री टाइम बीच में बहुत मिल जाता है, तो मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ। उससे मुझे लगता है मुझे थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाता हूँ। स्ट्रेस फ्री होते हो? हाँ, क्योंकि बचपन से ही मुझे शौक है गेम्स खेलने का, तो बचपन में ऐसा मिलता नहीं था मौका इतना, कभी कभार फ्रेंड्स के साथ खेल लेते थे। लेकिन अब PS4 लिया है। अभी मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, जब मैंने PS4 लिया वो भी एक तरह से सपना पूरा करने टाइप ही था कि प्ले स्टेशन लेना है यार, खेलना है। तो बहुत उस वक्त डिस्क खरीदी है, यहाँ पे कुछ लगी भी हुई है, कुछ मैंने सेल कर दी। तो एक स्ट्रेस बस्टर वो है। तो बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट इंटरव्यू ओवर हो गया। तो मैं चाहूँगा मतलब इंटरव्यू हम इस नोट पर एंड करें कि उधर देखें आप उस कैमरे में, ठीक है? और आपको दो तरह की ऑडियंस को आपने एड्रेस करना है। एक तो वो जो कॉमिक्स पब्लिशिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, आपने काफी कुछ बता दिया, सक्सेस मंत्रा अकॉर्डिंग टू यू, जो चीजें करनी चाहिए, हिदायतें दे दी। एक लास्ट वर्ड ऑफ एडवाइस क्या देंगे उन्हें कॉमिक्स पब्लिशिंग के क्षेत्र में जो आना चाहते हैं? कॉमिक्स पब्लिशिंग में मैं जो भी पब्लिशर बनना चाहते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि सोचें, पब्लिशिंग का बहुत सोचें नहीं, करें ज़रूर। अगर आपने सोचा है तो करें ज़रूर, लेकिन उसको थोड़ा शॉर्ट टर्म गोल के साथ ही शुरू करना। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की कमी है, ऐसा सोच के मत करना कि उसमें प्रॉफिट होगा, या ऐसा सोच के मत करना कि आपका प्रोडक्ट शायद ऐसा हो सकता है कि आज तक जो भी कॉमिक्स बनी है उनसे भी ऊपर हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिर भी आप ऐसा मत सोचना कि उसमें प्रॉफिट्स इस लेवल के जाएंगे कि आप उस पर लगातार इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसको शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ शुरू करो, और ज़रूर एक बार उसका एक्सपीरियंस करो, और जब अगर आ जाओगे एक बार, तो शॉर्ट टर्म गोल्स में आपको वो फील नहीं होगा कि आप एक रेस में हैं। आप दोबारा रिकंसीडर कर सकते हैं, आपकी फर्स्ट बुक आएगी, आप उस पर अच्छा कर जाएंगे, आप दूसरी निकाल सकते हैं, फिर आप दूसरे के बारे में सोचना, जब 2 अच्छी कर जाएंगी तो तीसरे के बारे में सोचना। लेकिन पहले से ऐसा प्लान लेके ना आना कि बहुत लंबा प्लान है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग इस तरह की स्टोरीज भी पिच करते हैं जिसमें उनका प्लान होता है 50 इश्यूज का, या उनके पास 10 कैरेक्टर्स रहते हैं कि हम 10 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। तो इस तरह का प्लान ना लेके एक कहानी सोचें, आपको लगता है जो आपकी बेस्ट कहानी है उसको लेके आए, उसको पब्लिश करें, इंजॉय करें, लोगों के रिव्यूज इंजॉय करें, पब्लिशिंग का पूरा प्रोसेस इंजॉय करें। जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी और आपको लगता है आप दूसरी बुक निकाल सकते हैं, तो दूसरी बुक की तरफ बढ़े। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि खासकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में कि प्रॉफिट मोटिव वाला एंगल लेके ना आए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि कॉमिक्स छापना ध्येय है, नोट नहीं छापने और छपते भी नहीं है। हाँ जी, तो वो एक है कॉमिक्स के अभी प्रॉफिट के लिए बहुत दूर की बात है। अभी हम बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि सत्युग की हम एनिमे सीरीज बना रहे हैं, जो यूट्यूब पे ही हम डालेंगे। अच्छा, तो उसमें 4 एपिसोड रहेंगे शायद। तो YouTube में जो आपका स्वयंभू का चैनल है, स्वयंभू का जो हमारा चैनल है, उसमें डालेंगे। तो वो चीज़ भी हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रोजेक्ट क्या करते हैं, हमारा आइडिया ये कि OTT पे जाएगा तो ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़ेगी, कॉमिक्स भी सेल होएगी। वो तो वैसे भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम इसको इसी तरह से ट्राई करना चाहते हैं कि क्या हम वेब सीरीज डालें अच्छी कहानी के साथ, और लोगों को अगर हम खींच सके तो क्या कॉमिक्स सेल होगी कि नहीं होगी। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो हम वो चीज़ भी इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा रीडरशिप बढ़े। लेकिन फिलहाल जो कॉमिक्स पढ़ रहे हैं लोग, और अगर आप थोड़े बहुत बुक रीडर्स को भी अगर कॉमिक्स की तरफ खींच सकें, तो भी आप उतनी सेल नहीं कर सकते कि आप प्रॉफिट में लेके जाओगे इस बिजनेस। राइट। हाँ, एक कॉमिक से तो बिल्कुल भी नहीं। हमारी 5 कॉमिक्स हो चुकी हैं, 6 कॉमिक्स हो चुकी हैं, तो 6 कॉमिक्स के बाद भी हम प्रॉफिट से बहुत दूर हैं। आई थिंक वन स्टेप एट अ टाइम ठीक रहेगा। और वो बहुत लॉन्ग शॉट हो गया, बहुत लॉन्ग शॉट है। अगर आपके पास प्लान, अगर आप इस हिसाब से आ रहे हैं इसमें बिजनेस में कि आपको लॉन्ग टर्म आप सोच सकते हैं, तो आप ऐसा सोच के चले कि 5-6 साल का गोल वहां जाके शायद आपको प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैंने एक चीज तो फील कर ली है, 2 सालों में तो ये चीज फील हो गई है कि हाँ, सेल्स बढ़ना शुरू हो गई है, ऑर्डर्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली आने शुरू हो गए हैं। पहले ऐसा था कि प्री ऑर्डर पे आ रहे हैं, फिर नहीं आ रहे हैं, बोल रहे हैं, या फिर किसी सेलर के थ्रू आ रहे हैं। अब वेबसाइट के थ्रू भी आते रहते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश भाई, आपने जिस तरह से अपने विचारों को, अपने एक्सपीरियंस को और अपने पूरे मतलब अनुभव को, जो कॉमिक, चाहे वो कॉमिक्स पब्लिशिंग से जुड़ा हुआ हो या फिर आपके जीवन से जुड़ा हो, आपने हमारे साथ साझा किया। अब जाते हुए बस एक बार अगर आप फिर से उस कैमरा में देखें, कॉमिक्स एनिमल के ऑडियंस को कुछ कहना चाहें, कुछ अपनी तरफ से बोलना चाहें तो। कॉमिक्स एनिमल के ऑडियंस को यही कहूँगा, और जो नहीं ऑडियंस उन्हें भी ये कहूँगा जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें फॉलो करें, इनको सपोर्ट करें। क्योंकि धीरेंद्र जी जिस तरह का एफर्ट्स डाल रहे हैं पब्लिशर तक पहुँचने का, उनकी स्टोरीज़ आप लोगों तक पहुँचाने का, उनका क्या नज़रिया है कॉमिक्स को लेके, बिज़नेस को लेके, वो सच में बहुत काबिल तारीफ़ है। काबिल तारीफ़ इसलिए है क्योंकि जब वो पब्लिशर्स के लिए किसी तरह का बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं है, तो यूट्यूबर्स के लिए तो बहुत दूर की बात है। ये लोग भी पैशन ड्रिवन है, और जिस तरह का ये पैशन फॉलो कर रहे हैं हमारी तरह, तो ये हमारे बराबर का मतलब कि वो प्रेज मतलब वो करते हैं, डिज़र्व करते हैं। तो आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जितने ज़्यादा आप लोग इन तक जोड़ सके तो इनकी व्यूवरशिप बढ़ेगी, तो हम जैसे पब्लिशर भी बहुत खुश होंगे। ऑब्वियसली हमारा स्वार्थ भी उसमें रहेगा कि ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंच पाएगी, हमारे वीडियोस पहुंच पाएंगे। देखिए, स्वार्थी दुनिया है, स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी यूट्यूबर्स हैं। सो जोक्स अपार्ट, आप फॉलो करें। द ओनली मोटिव इज़ टू इंक्रीज द कम्युनिटी बेस। देखिए, इसमें कमर्शियल एंगल कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हम लोग पोस्ट कोविड या कोविड के दौरान फिर से अब इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो अब एटलीस्ट मेरी इन पर्सन ये मतलब पर्सनली अगर आप पूछे तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि अब इस इंडस्ट्री से नाता टूटे ना, जो वापस जुड़ा है तो अब बना रहे आगे तक। और अब क्योंकि नए पब्लिशर्स भी आ गए, जैसे कि अभी भूपी भाई के साथ इतना लंबा हमारी बातचीत रही लंबी, तो उसमें आपने जाना कि क्या क्या एफर्ट्स लगते हैं एक कॉमिक्स को आप तक पहुंचाने में। सो सब लोग अपनी अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में लगे हुए हैं कॉमिक्स को, नए किरदारों को बाज़ार में उतारने में, और हम भी छोटा मोटा रोल प्ले करते हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। सो जुड़े रहिए मेरे साथ, और इसी तरह हम लोग आगे भी बाकी अलग अलग पर्सनालिटीज से मिलते रहेंगे, रूबरू होंगे, उनसे जानेंगे, उन्हें अगर आप किसी आर्टिस्ट के तौर पे जानते हैं या फिर उनको किसी पब्लिशर के तौर पे जानते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनको उनकी जो पर्सनालिटी है उसकी बाकी एस्पेक्ट्स को उनको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए, उनको और बेहतर तरीके से जाना जाए। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल चलता हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए, जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।